ये देखो सर, ये सर आपको एनुअल रिपोर्ट शो हो रही है, हाँ जी, दिख रही है आपको ये वाली? हाँ ये सर 2021 की एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है सर, पिछले साल की। अब ये कंपनी का नाम मैं ओपनली बता रहा हूँ, ए बी इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड। ठीक है सर सभी एक बार देखना इस चीज को, ये ए बी इंफ्रा वर्ल्ड कंपनी है लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है। हाँ जी, हाँ जी। सर अनम्यूट कर लेते हैं, चलो मैं लेक्चर स्टार्ट हो फिर बताऊंगा। हाँ हाँ, सभी सभी सुन लेंगे सर। जी अमित जी, 2-4 मिनट इंतजार करना है। सर 2-3 मिनट और देख लेते हैं, हाँ हाँ कुछ कुछ अभी आ रही है। हाँ, देख लेते हैं सर, 2-4 मिनट देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अरे यार, सेमिनार मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, ज्वाइन हो जाओ। नॉन कॉपरेट सर स्टार्ट करें, बाकी से ज्वाइन करते रहेंगे। मीनवाइल राय सर स्टार्ट करें क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी अमित जी, स्टार्ट करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की हमारी जो वेबिनार है, डिटेल एनालिसिस ऑन द फॉर्मेट चेंज इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज, ICDS जो पार्ट की है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज 44 जो कि काफी स्पेशल पॉइंट बना हुआ है आज की डेट में कि उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्लेमर देना है नहीं देना है। तो आज उसी सिलसिले में आज हमारी वेबिनार है। मैं आप सभी का, हमारे स्पीकर साहब का स्पेशली कार्तिक भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का वेबिनार के अंदर। और कार्तिक भाई को कहना चाहता हूं कि आप पहले भी आप आए थे, बहुत अच्छा लगा, और आप फिर से आप दूसरी बार हमारे साथ हैं और आपका बहुत बहुत वेलकम है। और अच्छा लगा आपने समय निकाला अलवर ब्रांच के लिए फिर से, और इसी तरह आगे भी हम आपको बुलाते रहेंगे। यू आर वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, यू आर हैविंग अ वेरी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, और जो वास्ट नॉलेज है आपके पास और जो आप अलवर सी ब्रांच के साथ शेयर करते हैं उसके लिए आपका तहे दिल से मैं आभारी हूँ। सो थैंक यू सो मच कार्तिक भाई कि आप आए और आज के वेबिनार को ज्वाइन किया। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, पुष्पालावत जी का, राजेश सर का जो हमारे सीपी कमेटी के चेयरमैन है, पुष्पालावत जी का जो सेक्रेटरी है, आकाश भाई का जो हमारे सिकासा के चेयरमैन है, बाकी सभी मेंबर्स का, एसटी मेंबर्स का मैं स्वागत करता हूँ आज के वेबिनार में। उम्मीद करता हूँ वेबिनार के अंत तक आप काफी कुछ सीखेंगे और किस तरह हमें टैक्स रिपोर्ट का जो क्लॉज 44 है पॉइंट है उसको किस तरह, जो आखिरी पॉइंट है उसको किस तरह हैंडल करना है उसके बारे में आज आप सभी को जानकारी मिलेगी। ओवर टू यू राजेश सर, थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं अलवर सीए ब्रांच के बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल जो बर्निंग टॉपिक है उस पर आज एक वेबिनार आयोजित की है। इसके लिए मैं अलवर सीए ब्रांच के चेयरमैन अमित अग्रवाल जी, सेक्रेटरी पुष्पालावत जी, सिकासा चेयरमैन प्रकाश सिंगल जी एंड ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एफर्ट्स करके एक वेबिनार रखी है जो कि आज की बिल्कुल नीड है, अर्जेंट नीड है। और इस सबसे ऊपर में हमारे जो लर्नेड और डायनेमिक स्पीकर हैं कार्तिक जिंदल जी, मैं उनका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और साथ में धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें इस सेमिनार के लिए देने के लिए वो एग्री हुए हैं। मैं उनका थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा, हालांकि वो इस परिचय के मोहताज नहीं है और आज के टाइम में उनको सब लोग जानते हैं और हमारे अलवर ब्रांच में भी वो यहाँ आए थे और बहुत ही उनका शानदार उनकी सेमिनार रही थी। फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त में उनका एक परिचय करना चाहूँगा कि कार्तिक जिंदल साहब इज ए completed graduation in BBA from Guru Jambeshwar University of Hisar. Then he qualified CA with All India 9th rank position and one of the top scorer in financial reporting in CA final examination. And then he qualified in ICI post qualification certification course on IND AS. And now he is having a very vast experience. He is the founder of KG Education. He is a faculty of CA Final Financial Reporting and Corporate Trainer. He is visiting faculty of ICI of IND AS and IFRS. He is co-opted member of IND AS Implementation Committee of NIRC of ICI for the year 2022 and 23. He is a committee member of publication on IND AS of NIRC of ICI for the year 2021-22. He is a member of Exposure Draft Study Group of NIRC of ICI. He is a member, resource person of NIRC of ICI, delivered more than 200 seminars and webinars on various platforms across India. He is a faculty in National Academy of Direct Taxes under Ministry of Finance. He delivered various sessions on diploma courses, IFRS in Delhi University. He has contributed in book on IND AS, treatise on Indian AS, authorized by CA Alok Kumar Garg. Mentoring CA students to help them to crack examination, ये बहुत एक अच्छी चीज है और बहुत ही motivational है students के लिए भी. And he is having a very wide experience in all companies and he is practicing conversion of IGGAP to IND AS of various companies and NBFCs, IND AS transaction advisory to many companies. So इतने महान और इतने लर्नेड कार्तिक जिंदल साहब को मैं आज इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो टाइम है, मेरे ख्याल में बहुत से सीएस की तो शायद ऑडिट बनी हुई रखी है लेकिन 44A क्लॉज खाली पड़ा हुआ है कि सर क्या करना है। अब 44A क्लॉज इज ए वेरी बर्निंग लेटेस्ट क्लॉज। इसके अलावा
जो फॉर्मेट है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का, उसको भी चेंजेस हुआ है, उसके बारे में भी आप हमें बताएंगे आज। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कार्तिक जिंदल साहब को आमंत्रित करता हूं, उनको वेलकम, और वो आज हमें इन सब के बारे में बताएं। कार्तिक जिंदल जी। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस काइंड, आपने जो दी मेरी इंट्रोडक्शन, मैं उसका हकदार नहीं हूँ सर, सच बताऊं तो ये आपका बड़प्पन है कि मुझे अलवर ब्रांच ने फिर से बुलाया। एंड जो हमारे चेयरमैन साहब हैं अमित सर, चेयरमैन तो है ही अलवर ब्रांच के, बट मेरे दिल के बहुत ज्यादा हैं पास, वो लाइफ टाइम रहेंगे पास, वो उसमें कोई डाउट नहीं है सर। थैंक यू सर अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। हमारे ब्रांच के सेक्रेटरी साहब का भी सर थैंक यू, आपने इनवाइट किया। हमारे सिकासा के चेयरमैन, सिकासा का मतलब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ रोल, कि एक बच्चे के लिए सिकासा का चेयरमैन का अगर एक्टिव रोल रहा ब्रांच के अंदर तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर आपके ऊपर सर जो पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सर, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, क्योंकि बच्चे ही हमारा आगे सीए का जो फ्यूचर है वो इनसे स्टार्ट होता है, बच्चों से। सो अगेन थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल द ब्रांच मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया, रियली थैंकफुल। आज मुझे 3 टॉपिक के बारे में लेक्चर्स मिले हैं कि एक तो बोलना है नया जो फॉर्मेट है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का, एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात होगी क्लॉज 44 की, एक तीसरा इंपॉर्टेंट है आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। हालांकि मैं बंदा हूं इंडियस वाला, लेकिन ठीक है यार, बंदा कब तक एक टॉपिक के बारे में बोलेगा, वी नीड टू स्विच इट आउट। अगर नॉन कॉर्पोरेट्स की सर बात हो रही है ना यहाँ पे, तो पहला मेरा सबसे पहले सर रिस्पेक्टेड मेंबर्स को मैं गुड नमस्कार बोलना चाह रहा हूँ सर। चैट बॉक्स में सर आप आ जाइए, क्योंकि अब चैट्स होने वाली हैं हमारे अंदर, 2 घंटे तक हम चैट खेलेंगे और ऐसा लगेगा कि आपको हम फिजिकली लेक्चर दे रहे हैं, सेमिनार ही हो रहा है, हम ऐसा फील करेंगे। तो प्लीज सर 1.5 घंटे का समय मैं लूंगा, प्लीज मुझे साथ सर बने रहना। कुछ एक एक्सपीरियंस आपके होंगे सर, कुछ एक मेरे होंगे, बट नॉलेज जरूर सीखने को मिलेगी सर आपको भी, और सेम टू सेम अगर मैं अपनी बात करूं मुझे भी। तो सर एक हाय चैट बॉक्स में अगर आप सभी लिख देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, ताकि मेरे को लगेगा कि आप सभी हैं मेरे साथ। ऐसे में आगे नहीं बढ़ने वाला सर जब तक मेरे पास रिप्लाई नहीं आएंगे। हाय राजेश सर। ओके सर। हाय किशन सर, हाय जिंदर सर। ठीक है सर, अब हाय आने स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब ठीक है, एक्टिव है जनता। सर पहली बात, मैं इतनी जगह जा चुका हूं सर, इतने सेमिनार लेक्चर ले लिए, जो हमारे सीए भाई हैं, सीए जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, अगर उनसे नॉन कॉर्पोरेट की बात होती है सर, सबसे पहले नॉन कॉर्पोरेट के अंदर कौन कौन आता है? कंपनी नहीं की कंपनीज की बात नहीं कर रहा है ये, अदर देन कंपनीज की बात कर रहा है, जो कि हमारे अगर अलवर जैसे शहर की बात करूं, या जो स्मॉल टाउन नहीं बोलना चाहिए, बट जो हमारी टायर 2 सिटीज हैं, टायर 3 सिटीज हैं, या उससे लोअर सिटीज हैं, उनके अंदर सर नॉन कॉर्पोरेट का बहुत काम है। कॉर्पोरेट्स का इतना काम नहीं है, बट नॉन कॉर्पोरेट्स का बहुत काम है। सो नॉन कॉर्पोरेट्स इंक्लूड इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं आप, एचयूएफ की बात करते हैं आप, एओपी की बात करते हैं आप, कॉर्पोरेटिव जो हमारी सोसाइटीज हैं उनकी बात करते हैं आप, यहाँ के अंदर हमारे जितने भी ट्रस्ट हैं हम उनकी बात करेंगे, यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं हम उनकी बात करेंगे। यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेट में सब कुछ आ गया, पर ध्यान रखना एलएलपी इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। अगर इफ अ पर्सन हैविंग एन एलएलपी देन इट इज नॉट अ नॉन कॉर्पोरेट, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब सर ये आईसीआई चेंज क्यों लेके आया? सोचने वाली बात है सर, हम सोचते नहीं है, जब भी कोई नया चेंज आता है हमको क्या लगता है आ गया होगा चेंज, नहीं सर ऐसा नहीं होता। अरे कोई भी चेंज आया सर, कोई तो उसका लॉजिक होगा ना। इसका लॉजिक ये है कि जो एडवोकेट 500 रुपए के अंदर ठप्पे लगवा रहे हैं हमारे सीओ भाइयों के, वो बंद हो जाए। बेसिकली यही सोच के साथ आईसीआई ने चेंज किया इसको, फॉर्मेट को, कि जो 500 रुपए के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिनट में थप्पा लगा देता है, दे देना काम चल रहा है, थप्पे पे थप्पा, ये बंद होना चाहिए। मैं ओपनली बोलता हूं सर, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आईसीआई के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, वहां मेरा इन्होंने गलती से सेमिनार करा दिया और इंस्टीट्यूट के हमारे हेड सामने बैठे, मैं इंस्टीट्यूट की वहां पे बेइज्जती मार के आया था सर, और मुझको देखते रहे सारे बंदे भी, क्या बंदा है भाई ये तो यार। हेड बैठे हमारे इंस्टीट्यूट के, मैंने कहा सर अगर इंस्टीट्यूट की इमेज अच्छी है, काउंसिल मेंबर की वजह से नहीं है, हम 3.5 लाख जो सीए मेंबर है ना उनकी वजह से अच्छी है। और अगर इमेज इंस्टीट्यूट की अच्छी नहीं है
इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी काउंसिल मेंबर, एनी आरसीएम, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट कलेक्टिव एफर्ट्स हम लोगों का ही है बीच में। वकील लोग जो सर 500 रुपए के अंदर साइन करते हैं, 600 रुपए के अंदर साइन करते हैं, 700 रुपए के अंदर साइन करते हैं, हम ही हैं जो साइन करते हैं। अलवर के अंदर ही बहुत सारे सीए मिल जाएंगे साइन कर देंगे। हाँ जी, कितने पैसे लोगे? सर मैं तो 1200 लूंगा। अरे सामने वाला 800 रुपए के अंदर साइन कर देगा, बता। एडवोकेट के एसएससी की ऑडिट भी सीए कर रहा है। अरे सर सब कुछ सीए कर रहा है, पैसे नहीं मिल रहे सीए को क्योंकि हमें पैसे मांगने आते नहीं है। तो सर ये बहुत बड़ा चेंज आया है फॉर्मेट का, कि जो पहले फॉर्मेट बनता था अपना कि सिंपल वाला, कि क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, ओपनिंग लिख दिया, परचेस निकली, जो टी वाला था फॉर्मेट, वो बंद कर दिया है सर, बंद हो गया है वो फॉर्मेट। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी। एक बात और भी है, कंपल्सरी नहीं है। आईसीआई ने बोला इट्स अ रिकमेंडेटरी फॉर्मेट, मैंडेटरी नहीं है। जिसको लगाना लगाओ, जिसको नहीं लगाना ना लगाओ, बट इट इज एनकरेजमेंट टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट कि आप उस फॉर्मेट को लगाइए। सर अक्सर दिक्कत पता है सबसे बड़ी कहां आती है? जहां तक मुझे लगता है दिक्कत आती है कि सर इतना बड़ा फॉर्मेट कौन बनाएगा, इतना बड़ा फॉर्मेट कौन बनाएगा सर हमारा। तो आईसीआई ने एक बड़ी अच्छी हेल्प कर दी आपकी सब, बड़ी। आईसीआई बोलता एक्सेल फाइल भी हमसे ले जाओ। आईसीआई को पता ठीक है भाई हमारे सीए ऐसा नहीं मानेंगे, सीए लोग हैं, सीए पास करके आए हैं। तो आईसीआई बोलती एक्सेल फाइल भी हम देते हैं, ले लो भाई। सब कुछ आईसीआई दे रहा है, नोट्स भी आईसीआई बना के देगा आपको। सिर्फ आपको नाम चेंज करना है और वहां पे क्या करनी है, फिगर्स फीड करनी है जो वहां पे रेलिवेंट है, बस। तो मैं तो अलवर ब्रांच से यही बोलूंगा कि प्लीज आप इस बार जो क्लाइंट्स की आप टैक्स ऑडिट के अंदर रिपोर्ट अपलोड होएगी ना सर, उसके अंदर आप नया वाला फॉर्मेट है जो नॉन रिकमेंडेटरी फॉर्मेट है, आप उसको अपलोड कीजिए सर। इससे पता बेनिफिट क्या होएगा? पहला बात, जो सामने वाला आपका क्लाइंट है ना, उसको थोड़ा सा बोल पाओगे सर चेंज हो गया है। सामने वाले को नहीं पता सर, क्लाइंट को। अगर आपको लगता है क्लाइंट को पता है, नहीं सर, क्लाइंट को अच्छी ट्रांसपेरेंसी चाहिए सर। 5,000 रुपए में उसके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको लगता है कि क्लाइंट सोचेगा, पर सर मैं आपको मेरी एक्सपीरियंस से बोलता हूँ क्लाइंट नहीं सोचता सर। 5-10,000 के पीछे क्लाइंट नहीं सोचता। हमको उनको कन्विंस करना आना चाहिए बस। अगर आपने कहीं चीजें ऑब्जर्व की होंगी सर, ध्यान रखना, किसी भी टाउन में, किसी भी शहर में, अगर कोई अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना सर, अच्छा का मतलब क्या बोलते हैं यार, उसकी तो फीस बड़ी ज्यादा है। कहीं से ये होते हैं सर, हर शहर के अंदर, हर टाउन के अंदर, जिनकी फीस बहुत अच्छी होती है। सर ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? अभी देखिए बात, कि कुछ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ऐसे जिनकी फीस बहुत शानदार होती है, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज। सर एक चीज नोट करना सर, उनके पास सबसे अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ सर आज की डेट में। जो अच्छी फीस मांगते हैं उनकी प्रैक्टिस जबरदस्त है। हो सकता है कि सामने 1-2 साल क्लाइंट ना मिले, लेकिन उनकी इमेज ऐसी बन जाती है, इट्स अ ब्रांड बोलते हैं हम उसको। नहीं भैया, अलवर शहर में तो वही बंदे ब्रांड है भाई साहब, बस उनके पास जाओ। फीस थोड़ी महंगी है बट क्वालिटी वो देगा। सर क्वालिटी हम सारे सेम ही दे रहे हैं सर, कुछ एक फर्क हो सकता है छोटा मोटा। उन्होंने अपना क्या बना लिया, ब्रांड बना लिया। बिग 4 की बात करते हैं सर, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, उनकी ज्यादा फीस क्यों है? नॉर्मल फर्म की फीस है एक ऑडिट करने की 1 लाख रुपए, और उनकी फीस है 10 लाख रुपए। करते क्या भाई? कुछ भी नहीं करते। बिग 4 वाले सर कुछ भी नहीं करते। इतने बंदे के साथ मैं काम कर चुका हूं, मैं कंसल्ट करता हूं। बिग 4 वाले भाई साहब कुछ भी नहीं करते, फीस ज्यादा, ब्रांड बन गए हैं वो। वी वांट टू क्रिएट अ ब्रांड। तो इसलिए ये नॉन कॉर्पोरेट का फॉर्मेट आईसीएआई ने इंट्रोड्यूस किया है हम लोगों के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे एम्पावरमेंट के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। सर चेंजेस क्या है इस नॉन कॉर्पोरेट फॉर्मेट के अंदर? अगर आप बोलोगे कार्तिक भाई ये 2 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म करवा दो, तो 2 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म हो जाएगा ये वाला, इसमें कुछ नहीं है। सर मैंने इसको पढ़ा, मैं सच बताता हूँ, मेरे पास फोन आया रेवाड़ी ब्रांच से ऑफ आईसीआई। मुझे बोलती कार्तिक भाई यार यहाँ तो इंडिया का लोग कम सुनना पसंद करेंगे, आप एक काम करो कारों पे बोल दो। मैंने कहा यार टॉपिक नहीं है कारो मेरा। चलो सर, मैंने कहा ठीक है भाई, सीखने में क्या दिक्कत है, हम तो सर है ही टीचर आदमी। एक टीचर वो होता है जो किसी चीज को अच्छे से पढ़ के सामने वाले को अच्छे से समझा दे, उसको मैं टीचर मानता हूँ। तो मुझे बोला भाई नॉन कॉर्पोरेट वाला भी नया फॉर्मेट आया है, उसका भी साथ में ले लो। अब मैंने आईसीआई की जब गाइडेंस नोट की बुक खोल के देखी सर, वो थी 80 पेज की बुक थी वो वाली। मैंने कहा यार बहुत मुश्किल है पढ़ना इसको, तो यार 80 पेज कौन पढ़ेगा? तो सर मैं उसको टालता गया, टालता गया, टालता गया। कल था मेरा एक्चुअली में सेमिनार होना था, और रात को 1 बजे घंटी बची, भाई बॉस
कल सेमिनार देने जाना है, नहीं दिया तो लोग गालियां निकालने लगे, बस दिक्कत खराब हो जाएगी। सर मैंने उसको रात को पढ़ना स्टार्ट किया 1 बजे उस फॉर्मेट को। जब मैंने उस पूरे फॉर्मेट को पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? अब आपको बताता हूं। अब मैं एक सवाल पूछता हूं सर आपसे, आज की डेट में कितने अकाउंटिंग एएस हमारे पास है? कितने नंबर ऑफ एएस हमारे पास है सर आज की डेट में? मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मुझे कमेंट चाहिए भी कितने एएस हमारे पास है। हम चैंपियन समझते हैं अपने आप को ना भैया। सर इंडिया की बात ना करो हमसे, ठीक है? नहीं करते, हम एएस की बात कर लेते हैं। बताओ सर एएस कितने हैं? चैट बॉक्स में बताइए सर। सही गलत कोई बात नहीं सर, तभी तो मजा आएगा। आपको चीजें बताऊंगे ऐसी ऐसी, आप बोलोगे यार ऐसी भी होती हैं बातें। कितने एएस है सर सारे बताइए। क्या बात है रविंदर सर। AS 29। रविंदर सर बोल रहे हैं कि 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब रितु बोल रही है जी 32 है। जितेंद्र जी बोल रहे हैं 28 है। रितु मैम बोल रहे हैं 32 है। और बताइए, कम से कम 5 रिप्लाई और चाहिए। चेयरमैन साहब, आप तो चेयरमैन हो यार, रिप्लाई करो यार। चेयरमैन साहब बोल रहे 29। सेक्रेटरी साहब आपके क्या सर, आपके क्या विचार है सर? आपके पास बड़ा तगड़ा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर, आप सचिव हैं। 32, 32, 33, 32, क्या बात है। एक ही जवाब सही मिला है मुझे अभी की डेट में, वो है रवि सर का जवाब। बिल्कुल ठीक है, जोरदार ताली हो जाए रवि सर के लिए। 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास आज की डेट में। चेयरमैन सर यार गलत कर रहे हो आप यार, आपको यस होना चाहिए पता यार। 29 थोड़ी है, 27 एएस है आज की डेट में। अब एक बात बताता हूं आपको, अगर मैं कॉर्पोरेट कंपनीज की बात करता हूं सर, कॉर्पोरेट में कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उसमें सारे के सारे एएस मैंडेटरी एप्लीकेबल लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर मैं इस नॉन कॉर्पोरेट की बात करता हूं सर, ये कंपनी नहीं है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, एक इंडिविजुअल फर्म है। सेलर वाले बैठे हैं, ठेले वाले बैठे हैं, कोई बंदा अपना बिजनेस कर रहा है, किसी की शॉप है, उसकी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, किसी का एचयूएफ है, किसी की एओपी है, किसी की आपका बीओआई है, कोई ट्रस्ट है, कोई आपकी सोसाइटी है, अरे कुछ भी हो सकता है आपका। सर वहां पर आपको क्या लगता है कि एएस एप्लीकेबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सर ध्यान देखना, क्योंकि एएस कहां लिखे हुए हैं? एएस नोटिफाई कहां किए हुए हैं? कंपनीज रूल्स 2006 के अंदर उसको नोटिफाई किया गया बॉस। कभी सोच के देखना, कभी सोचना सर आप एक बात को, भाई नॉन कॉर्पोरेट के अंदर क्या एएस लगाने मैंडेटरी है या नहीं है? बताओ दोस्त सर, बताओ। क्योंकि एएस कहां नोटिफाई किए हैं? एएस किसने नोटिफाई किए हैं? एमसीए ने किया नोटिफाई एएस। मुझे एक बात बताओ सर, एएस और इंडियास की पावर किसके पास है? एमसीए के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और एएस कहां लगते हैं? कंपनीज के अंदर लगते हैं, या आपके जो इंडियास लगते हैं कहां लगते हैं? कंपनीज में लगते हैं। यहाँ क्या फॉलो कर रहे हैं? यहाँ तो सर एक छोटा व्यापारी है जिसका एक शेलर है, उसकी आपको आईटीआर फाइल करनी है। तो बताओ दोस्तों, एएस लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? हमारे पास सर काम है रटा रटाया भैया, जब से वो चीजें चलती आ रही हैं। वी नॉट थिंकिंग यार, हम सोचने की आदत छोड़ चुके हैं बोलना। मेरी एज कुछ नहीं है सर, अभी 2 हफ्ते पहले 24 साल का हुआ हूं, जस्ट अभी कंप्लीट किया हूं मैं 2 हफ्ते पहले 24 साल का। और मेरे को लेक्चर लेते हुए 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। जब मैं 21 साल का हुआ था, देन मैं जो सीए क्वालिफाइड थे, मैं उनको टीच कर रहा था। आप सोच के देखो आप सर, नॉन कॉर्पोरेट के ऊपर आईसीएआई की गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं। नॉन कॉर्पोरेट के अंदर आईसीएआई की गाइडलाइंस हम सीएस पर अप्लाई होती हैं कि अगर हम कोई चीज को सर्टिफाई हो रही है, कोई चीज को वी आर सर्टिफाइंग इट, साइन कर रहे हैं, तो इट शुड बी कंप्लाइंग विद द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमारे इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है, जो हमारे ऊपर क्या है, बाइंडिंग है, मैंडेटरी है। और क्या आपको लगता है कि नॉन कॉर्पोरेट पे सारे के सारे एएस होते हैं अप्लाई? शेल्डर वाला मान लो, वो तो बेचारा साला मर जाएगा। तेरा भाई तू काम कर, तू तेरा ईपीएस भी निकाल दे, सेगमेंट भी बता दे, तेरे कितने एम्प्लॉय हैं वो भी बता दे, तेरी कितनी आरपीटी है वो भी बता दे, कैश फ्लो बता दे, पागल हो जाएगा वो तो। कभी आपने सर सोचा? मुझे एक बात बताओ सर, चैट बॉक्स में सर
सीरियसली बताना सर, बड़ी स्वाद आएगा अभी सर। 1-1.5 घंटे में ऐसा आपको बताऊंगा सर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, आप बोलोगे यार मैंने कभी क्यों नहीं सोचा ऐसा। और मैं सच बता रहा हूं सर, मैं सोच के नहीं आया, पहले मुझे क्या बोलना है ऑन द स्पॉट, जो मेरे माइंड में आ रहा है वही आपको बता रहा हूं। कभी आपने था सोचा सर ये चीजें? बताओ सर, हाँ या ना। एक गाना आया था सर, एक गाना आया था अपना, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, तो ये गाना भी यहाँ अप्लाई होता है कि प्यारे सी मेंबर्स जाना नहीं मुझे छोड़ के आज इस सेशन के अंदर। सर हम नहीं सोचते। तो आईसीआई ने बोला हम इसको डिवाइड करते हैं, हम इसको बनाते हैं एमएसएमई। अरे सर एमएसएमई क्या बात कर रहे हो सर, गवर्नमेंट ने हमको तो सर क्या बताएं एमएसएमई। एमएसएमई एक तो इंस्टीट्यूट की आती है मेल, 27 जून को एमएसएमई डे है भाई साहब, जियो मरो सेशन करो बस, मुझे नहीं पता स्पीकर आए ना आए सेशन चाहिए भाई। 1 जुलाई को फिर मेल आती है, सीए डे वाले दिन पूरी की पूरी अलवर ब्रांच को क्या चाहिए, क्या 1 जुलाई को क्या आया था ऑर्डर कि 1 जुलाई को लाइटनिंग होनी चाहिए, लड़ियां लगवा दो। लड़ियां हैं नहीं, हमको नहीं फर्क पड़ता भाई, लगवा दो बस। तो यही कहानी है, यही कहानी हुई थी एमएसएमई वाली। अब एमएसएमई का मतलब पता क्या है सर? एम का मतलब मीडियम, एस का मतलब स्मॉल, एम का मतलब फिर माइक्रो। मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, एंटरप्राइजेस। एंटिटी नहीं है सर, एंटरप्राइज बोल दिया। कहता हम इसको एंटिटी नहीं बोलेंगे, वी आर कंसिडर्ड एंटरप्राइजेस, क्योंकि वो नॉन कॉर्पोरेट है तो इट्स लाइक एंटरप्राइजेस। जैसे किसी की शॉप का नाम है जैन एंटरप्राइजेस, सिंगल एंटरप्राइजेस, जो भी है सर, ये छोटी वाला काम चल रहा है, पूरे शॉप्स का काम चल रहा है यहाँ पे, इट्स कॉल्ड एंटरप्राइजेस। जैसे आपकी ब्रांच होती है लार्ज ब्रांच, लार्ज ब्रांच आपकी मीडियम ब्रांच, फिर स्मॉल ब्रांच, फिर क्या होती है, कौन सी आखिरी बची, माइक्रो। तो सर आईसीआई ने बोला कि वी आर अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन 4 लेवल। चार की बात की कि वी आर अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन 4 लेवल। सर किसी को नहीं पता सर ये बातें, सर मैं इतनी ब्रांच में जा चुका हूं, जानबूझ के मैं सवाल देने के चक्कर में जानबूझ के सवाल पूछ लेता हूं कि बताओ भैया कितने लेवल हैं, कहते सर हमें यही नहीं पता लेवल क्या होते हैं। सर नॉन कॉर्पोरेट के ऊपर अगर हम स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किस फॉर्म में करेंगे यार, उसके 4 लेवल है सर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 के अंदर जो जो हमारे एंटरप्राइजेस आ गए, दैट मींस उसके अंदर सारे के सारे एएस अप्लाई करना मैंडेटरी है। 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाएंगे 100%। लेवल 2 के अंदर जो एंटिटी आ गई कुछ एक छूट मिल जाएगी, लेवल 3 के अंदर आ गई और छूट मिल जाएगी, लेवल 4 में आ गई तो और छूट मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके हम अपन ने वो किया है, इसको सेग्रीगेट किया है। लेवल 1 का मतलब होता है लार्ज एंटिटीज, लार्ज एंटरप्राइजेस, जो लार्ज एंटरप्राइज है। लेवल 2 का मतलब क्या होता है सर, लेवल 2 वाले एक्सेप्शन की जो मिलेगी छूट वो मिलेगी जो आपके एंटरप्राइजेस हैं हु इज मीडियम। लेवल 3 वाले कौन से होंगे, हु इज स्मॉल। लेवल 4 वाले कौन से होंगे, हु इज माइक्रो। तो ऐसे ऐसे करके वो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। मैं आपको बताता हूं सर, जो लेवल 2 में आ गई, जो 3 में आ गई, जो 4 में आ गई, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना। जो लेवल 2 में फंस गई, जो लेवल 3 में आ गई, जो लेवल 4 में आ गई, मतलब एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हो गए, उनको कैश फ्लो नहीं बनाना। एक बात बताओ सर, अगर आप में से किसने टैक्स ऑडिट की है किसी छोटे एंटरप्राइजेस की जो नॉर्मल काम करता है, क्या आपने कभी उसका कैश फ्लो बनाया है? हाँ ना बताना सर, लिख के बताओ सर मुझे, कभी कैश फ्लो बनाया आपने उसका? रिस्पेक्टेड मेंबर्स, टैक्स ऑडिट तो सभी करते हैं, क्या आपने कभी कैश फ्लो बनाया क्या, स्पेसिफिकली कैश फ्लो? सर सभी रिप्लाई तो तभी अच्छा लगेगा सर, मैं पूरा अपने जी जान लगा रहा हूं सर यहाँ पे। नहीं बनाया, पता क्यों नहीं बनाया? कारण वही था, एग्जम्प्ट किया हुआ है कि आपको नहीं बनाना। अगर एग्जम्प्ट ना किया होता हो, अगर आप कैश फ्लो ना करते अपलोड, फिर आता आपको नोटिस इनकम टैक्स का, एमसीए का, भैया आ जाओ तुमने कैश फ्लो नहीं बनाया। तो कारण एक्चुअली ये है कि हम जिससे एक्सेप्शन से छूट रहे हैं। तो आपको सर आगे समझ, अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 उसका पूरा आपको बताऊंगा, लेकिन इतना समझ आया सर अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, सर समझ आया कि नहीं समझ आया, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं अपना।
बिल्कुल आया सर, आगे बढ़िए। बढ़ता हूँ सर। सर ये एमएसएमई में, हम्म, जैसे सर एमएसएमई के अंदर टर्नओवर वाली जो परिभाषा आई है, हाँ, पहले जो प्लांट एंड मशीनरी वाली थी, तो ये मतलब हर कोई जगह एप्लीकेबल, जो हमारे यहाँ रिप्स सर राजस्थान में। एमएसएमई वो एमएसएमई नहीं है, अच्छा, सरकार वाले मैं एमएसएमई की बात नहीं कर रहा। अगर मैं एमएसएमई एनडीडी की बात नहीं की सर, एंटरप्राइज की बात की है, वो आईसीआई ने डिफाइन किए हुए हैं कि हमारे लिए तो भाई ये एमएसएमई है, मतलब छोटी एंटिटी, बड़ी एंटिटी। सरकार वाली कोई एमएसएमई नहीं है इसमें सर, सरकार वाले होते नहीं। अब क्या इसमें सर? क्या डेफिनेशन, क्या हाँ, डेफिनेशन? अभी अभी उसी पे आ रहा हूं सर कंप्लीटली। अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो सर मैं स्क्रीन शेयर करके डेफिनेशन दिखा देता हूं। ये लो सर, आपको दिख रही है सर? हाँ सर, सबको दिख रही है तो सर चैट बिल्कुल। बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर सबको, अगर ये हाँ, चीज नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए सर मुझे, देखो, ताकि एक आप रिप्लाई करोगे तो 2-3 मेंबर और रिप्लाई करेंगे, फिर सोना नहीं है बस, मेरा तो मेन मुद्दा ये है। ये देखो सर, देखो सर, criteria for classification of non-company entities for applicability of accounting standards. कब की मीटिंग है? द काउंसिल एट इट्स 400 मीटिंग। सर काउंसिल मीटिंग में क्या होता है सर, पता है आपको भी और हमको ही पता है क्या होता है काउंसिल मीटिंग में। तो उसको छोड़ो भाई, कोई यहाँ लिखने की कोई नहीं जरूरत थी। काउंसिल मीटिंग में होता है और भाई बढ़िया, सब खाना खुना खा लिया, घर पे बच्चे कैसे हैं, ठीक है, बढ़िया, चलो भी काउंसिल मीटिंग खत्म होगी, चलो। द काउंसिल एट इट्स 400 मीटिंग हेल्ड ऑन 18 और 19 मार्च पर। बड़ा एहसान किया सर आपने, थैंक यू, कि 2 दिन की मीटिंग करी काउंसिल ने, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके उन्होंने 4 को किया डिवाइड। देखो सर, वही मैंने बात बोली, लेवल 1 किसको बोलते हैं? लार्ज को। लेवल 2 किसको बोलते हैं? मीडियम को। लेवल 3 किसको बोलते हैं? स्मॉल साइज। लेवल 4 किसको बोलते हैं? माइक्रो एंटिटीज। ये और चीज लिखी हुई है सर, लेवल 1 एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द फुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज एप्लीकेबल टू लेवल 1 लार्ज एंटिटी हु इज नॉन कॉर्पोरेट। और बाकी की सर देखो सर, जैसा आपने कहा, मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि लेवल 1 एंटिटी क्या होती है। देखो सर, नॉन कंपनी एंटिटीज इसको बोलते हैं, ये लेवल 1 एंटिटी मतलब लार्ज एंटिटी। कहता या तो विच फॉल इन एनी वन और मोर, या तो एक में फंस गई या एक से ज्यादा में हो गई, तो हम इसको लेवल 1 एंटिटी मान लेंगे। मुझे सर एक तो पहला पॉइंट समझ नहीं आया इसका, मुझे एक तो इसका पहला पॉइंट ही नहीं समझ आया। मैंने काउंसिल को स्पेसिफिकली सर मेल भी लिखा, मैंने इसके लिए काउंसिल को स्पेसिफिकली एक रिक्वेस्ट की सर मुझे इसका बताओ पर्पज कि एंटिटीज हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। अब इसको काट दो, अब इसको काट दो, क्योंकि ये और है। मेरे कोई पॉइंट नहीं समझ आया सर, अगर आपको समझ आया तो थोड़ा मुझे भी बताना सर, क्या बोलता? एंटिटीज हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अरे भाई, जब तेरी सिक्योरिटी लिस्ट हो गई तो नॉन कॉर्पोरेट थोड़ी बच गई, इट्स अ कॉर्पोरेट एंटिटी। इसमें आना सर, ये इसमें क्या आना चाहिए था? इसमें ये आना चाहिए था एंटिटीज हु आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं हु आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, जो कंपनीज एक्ट में आके लिस्ट करना चाह रही हैं, वो बनेंगी लेवल 1 एंटिटी। ठीक है सर, ये थोड़ी जिसमें गलती है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, जो ये था। दूसरा, बैंक हो गए कोई भी आपके सर, कोई बैंक है, कोई भी आपका फाइनेंशियल जो भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कंपनीज हु आर कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस आर लेवल 1 एंटिटीज। उसके बाद ऑल एंटिटी। सर एक चीज आप बताओ मुझे, जब आप कौन कौन सर बैंक ऑडिट करता है? सभी करते हैं। नहीं सर, सभी तो करते हैं सर, लेकिन मतलब कि मैं चाहता हूं कि मैं नाम लूं उनका। यहाँ पे एक चीज पूछनी है सर मैंने आपसे भी, कौन कौन बैंक ऑडिट करता है यहाँ पे? रिस्पेक्टेड मेंबर्स, जिनको मैं नहीं जानता सर, चैट बॉक्स में सर हाजिर लगाओ सर एक बारी कि मैं बैंक ऑडिट करता हूँ। अमित सर बोल रहे हैं कि मैं ही करता हूँ, मतलब पूरे पूरे अलवर की इनके पास ही ऑडिट है भाई, बाकी तो रह गए सारे।
क्रेडिटर साहब बोले नहीं नहीं भाई हम तो कमेटी मेंबर है यार, अगर हमारे पास ये ऑडिट नहीं तो फिर क्या हमारी इज्जत बची, हमें तो ऑडिट चाहिए भाई। आ नहीं रही सर। दिक्कत है सर। यस, नहीं तो क्या होता है ना सर, कई बार क्या होता है ना कि जो हमारी कमेटी होती है वो मेंबर कई बार अपने उस पर ले लेते हैं दिल पे यार, अरे यार उसके पास तो यार, मेरे पास नहीं है यार, मैं ब्रांच का चेयरमैन हूँ, क्या करूंगा मैं। अब बताता हूँ क्या हुआ। बैंकिंग के अंदर सर आपको पता ना, बैंक इज नॉट अ कंपनी, बैंक कंपनी नहीं है सर, बैंक अंडर है बैंकिंग एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड, बैंकिंग एक्ट 1938 है मेरे ख्याल से, वहां रजिस्टर्ड है। आपको पता है सर बैंकिंग इज आल्सो अ नॉन कॉर्पोरेट, बैंकिंग इज आल्सो अ नॉन कॉर्पोरेट। फर्क सिर्फ ये है कि बैंकिंग ने अपना फॉर्मेट खुद दिया हुआ है, बैंकिंग एक्ट के अंदर बैंकिंग ने अपना फॉर्मेट खुद दिया हुआ है। और आईसीआई ने इसको क्या बोला कि अगर कोई बंदा बैंक का बिजनेस कर रहा है ना सर, वो लेवल 1 के अंदर आ जाएगा। अगर लेवल 1 में आ गया सर, तभी बैंकिंग के अंदर सारे के सारे एएस एप्लीकेबल होते हैं। तभी इंश्योरेंस कंपनीज हु आर इन द इंश्योरेंस एक्ट, IRDA बोलते हैं, उसके अंदर भी सारे के सारे एएस एप्लीकेबल होने वाले हैं। सर एक चीज और बताना चाहता हूँ, जिस में आया था, पहले भी आ चुका हूँ ऑलिवर, एक बात बताइए सर, एनडीएस इज द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। विद इन 2 इयर्स आप देख लेना सर, 1 अप्रैल 2024, क्या डेट बोली सर, 1 अप्रैल 2024, ऑल द बैंक्स इन इंडिया, जितने भी बैंक हैं उन पे ऊपर 100% कंपल्सरी इंडियस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी सर, 100% इंडियस एप्लीकेबल होगा, फिर हम कहां जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनीज पर विद इन 1 अप्रैल 2024 इंडियस एप्लीकेबल हो जाएगा 100%, उसे कोई रोक नहीं सकता सर एप्लीकेबल हो जाने से। और एक अच्छी बात आपको बताता हूं सर, बात मजे की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो सर हम सभी ने सुना है सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो हम सभी ने सुना है सर। 31 मार्च 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एनडीएस के अंदर कन्वर्ट कर चुकी है सर। मैं अगर एक बात बताऊं आपको, अंदर की बात बताऊं, जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टोटल लेवल पे जो भी उनकी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके अकाउंट्स आज तक की डेट में 31 मार्च 2022 तक एनडीएस में कन्वर्ट हो चुके, बन चुके हैं। और सेकंड बैंक कौन सा है जिसने इसको ज्वाइन किया, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, वो इस साल से 1 अप्रैल से लेके जो 31 मार्च 2023 के लेके पहले तक के जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंडियस में कन्वर्ट हो जाएंगे खुद के लिए। और ये बात इसलिए मुझे पता है क्योंकि मेरे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड है डीजीएम है, उनका खुद कॉल आया था मुंबई से, कहते आपके इंडियस के बड़े लेक्चर सुने हैं, कहते मैंने तो मुझे डाउट हुआ इंडियस में, तो मैंने डायरेक्टली आपको कॉल किया। मैं इतना खुश हुआ उस दिन कि यार सीधा बंदे का मेरे पास फोन आ रहा है डीजीएम का सीधा मुंबई से। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली, मैं कहा सर मेरे से सवाल कुछ पूछ लो लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। कहते क्या? मैं कहा सर 6-7 बंदों को, मैं कहा सर आपको नाम दूंगा, उनके बस में काम करना सर, ऑडिट लगवा देना। मैंने कहा 6-7 बंदों के नाम दे दूंगा, उनकी बैंक ऑडिट लगवा देना। कहता वो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते मेरी है भाई। तो कहते ना कि लिंक कहां से आते हैं, सो यहीं से लिंक बनते हैं सर, कट कोई नहीं लेते, 10-15% कोई कट नहीं है भाई। आप तो बड़े काम के आदमी हो सर, फिर तो बहुत। तो वैसे बैंकिंग पे लगा एक्टर। लेवल 1 की बात निकली है वाली, तो लेवल 1 लेवल 2 को, हाँ सर हर बंदा एएस लगाएगा। इसमें क्या बोला कि सर कभी आपने सोचा अभी एएस कब अप्लाई नहीं होगा, जब देखो उसने क्या बोला, एनी एंटिटी अंगेज इन कॉमर्शियल इंडस्ट्री और बिजनेस एक्टिविटी। अगर कोई एंटिटी इज अगेंस्ट इन कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी अगर कर रही है, उस पे एएस एप्लीकेबल हो जाएंगे सर। जो आपका ट्रस्ट है सर, अब आप बोलोगे कि भैया जो मेरा ट्रस्ट है वहां तो मैं कुछ अपना क्या कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस, आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस, मैं तो काम कर रहा हूं ट्रस्ट के लिए। लेकिन सर जो आप सामने वाले से पैसा लेते हो ना सर, इट्स योर एक्टिविटी, चाहे वो कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या ना हो, चाहे वो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या ना हो, चाहे वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्यों ना हो। एएस बोलता है कि अगर आपने किससे 2 रुपए भी लिए ना सर, इट्स योर बिजनेस एक्टिविटी, चाहे आप उसको कहीं स्पेंड करो, वेदर
वेदर आपका बंदा, आपका जो मेन मोटिव है, वेदर आप एनजीओ चला रहे हो, आपका मोटिव पैसा कमाना हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, एएस लगाने पड़ेंगे। तो ये थी लेवल 1 एंटिटीज। अब लेवल 2 की बात अगर मैं करूं, इसके अंदर सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, ऑल एंटिटी एक्सीडिंग 250 करोड़, जिसका सेल 250 या 250 करोड़ से ज्यादा है, वो लेवल 1 एंटिटी है। जिसका आपका क्या बोला, पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ ईयर, उस पर भी ये लेवल 1 एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद होल्डिंग है सब्सिडरी एंटिटी ऑफ द अबव। सर अब लेवल 2 की बात करी, लेवल 3 की बात करेंगे, लेवल 4 की बात करेंगे, उसमें सर कुछ नहीं है। उसका क्या हो जाएगा, अभी मान लो पहले के अंदर सेल है 250 करोड़, लेवल सेकंड में क्या होगी आपकी, सर अगर 100 तक है तो आपका लेवल सेकंड में आ जाएगा। लेवल थर्ड में क्या होगा, अभी अगर आपकी सेल है 50 तक, लेवल थर्ड में आ जाओगे। लेवल फोर्थ में क्या होगा, अगर आपकी सेल है 10 करोड़ रुपए तक, तो लेवल 4 में आ जाओगे। बस ऐसे ऐसे करके, वो तो सर आपके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीजें कि लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, लेवल 3 क्या होता है, लेवल 4 क्या होता है, भी एज अ सीए। क्योंकि सामने वाले को थोड़ी पता कि हमें आता है नहीं आता। आप सामने वाले को बोलो अच्छा तेरी लेवल 3 एंटिटी है, सोच में पागल हो जाएगा सामने वाला, लेवल 3 क्या बताया बंदे ने। वो बोलेगा नहीं भाई बंदे को नॉलेज है, 5,000 रुपये फालतू दे के आओ, लेकिन फाइल तो यही करेगा भाई मेरी आईटीआर में सारी की सारी चीजें। गेम है सर ये पूरी की पूरी, मैं तो कह रहा हूँ गेम है। अपनी नॉलेज दिखाओ सामने वाले को, हाँ भी नॉलेज है मुझे, मैं कहाँ भी जाता हूँ काम करने इंडिया, इसका मैं 4 पॉइंट फालतू बता के आता हूँ उसको। मैं कहा भाई देख ऐसे ऐसे करके है, गलत है सारा का सारा। मैंने कहा टेक्निक है अपनी अपनी। अब मुझे एक बात बताओ सर, जो एएस की ऑडिट हम सब करते हैं कंपनीज की, सर कंपनीज की ऑडिट कौन कौन करता है यहाँ पे, एएस वाली जो हमारा जो कंपनीज की ऑडिट कौन करता है यहाँ पे, सवाल पूछूंगा सर मैं आपसे एक। सर बताइए, अलवर ब्रांच के रिस्पेक्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स, शैली मैम बोल रहे हैं कि यस अपन सबसे पहले नंबर पे अपन ऑडिट करते हैं कंपनीज की। कहां पीछे रह गए सर अपन बाकी लोग। चेयरमैन साहब यहाँ तो आपका रिप्लाई आना चाहिए यार, सारे ऑडिट तो आप लेके बैठे हो यार पूरे गांव शहर की यार। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब मुझे एक बात बताओ सर, जो अपन का बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट बनता है ना, शेयर होल्डर फंड लिखते हैं हम, शेयर होल्डर फंड्स लिखते हैं, फिर शेयर कैपिटल, फिर क्या रिजर्व एंड सरप्लस, फिर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट्स, फिर अगला क्या आता है नॉन करंट हमारी आती है लाइबिलिटी आती है, फिर आती है करंट लाइबिलिटी आती है, फिर अपने एसेट आ जाते हैं नॉन करंट एसेट। ये कहाँ लिखा हुआ है सर, ये कहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट, शेड्यूल में, शेड्यूल में लिखा हुआ है, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। अच्छा जी, नहीं कोई यहाँ पे है ऐसा जो बोलता है कि ये हमारा लिखा हुआ है एएस के अंदर लिखा हुआ है जी। मैं जहां भी जाता हूँ सर मेंबर्स को नहीं पता होता भी कहां से लिखा हुआ है, कहते जी रीत आ रही है चलती हुई आ रही है, रीत पुरानी रीत चलती हुई आ रही है। जैसे कि हमारे है घर के अंदर देख लो भी, कोई ऐसी सिस्टम है कि मैं सोचता हूँ यार कोई आज अपना मान लो कोई फेस्टिवल है तो उसमें ऐसे करना, मैं कहा मम्मी ऐसे क्यों करना है, कहती बेटा पिछले 100 साल की रीत चली आ रही है, पता बस रीत चली आ रही है, पता नहीं क्यों करना है। वैसे ही हमको पता नहीं है सर, मैं चला गया पटना, मैंने बोला कि यार कहाँ लिखे हुए हैं ये चीज, 400 मेंबर बैठा सामने, एक सीए बोले सीनियर, कहते बेटा कैसा सवाल पूछ रहे हो बेटा तुम यार, ये कहाँ लिखे हो तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा कहाँ लिखे हुए हैं, कहते बेटा एएस 1 के अंदर लिखा हुआ है बेटा। मैं कहा सर दंडवत प्रणाम आपको, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बता सकता सर। नॉट जस्ट हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की आप बात करो स्टैंडर्ड्स की, कोई नहीं बताता कि फॉर्मेट के बारे में क्या होता है। हमको स्टैंडर्ड क्या गाइड करते हैं, स्टैंडर्ड्स गिव अस गाइडेंस रिगार्डिंग क्या उसकी प्रेजेंटेशन होगी, क्या उसकी एस्टिमेट बन सकते हैं, क्या उसके डिस्क्लोजर्स होंगे, क्या उसकी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, क्या उसकी पॉलिसी यूज कर सकते हैं, कैसे उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, कैसे उसको डिरिकॉग्नाइज करना है। स्टैंडर्ड्स हमें ये बताते हैं कि ऑफसेट हो सकता है नहीं सकता। फॉर्मेट सर अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं ये बताता है सर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पहले ये शेड्यूल 6 हुआ करता,
ठीक है ना सर, अगर आपको याद आ रहा हो 1956 एक्ट के अंदर स्केड्यूल 6 हुआ करता है, ये आज क्या बन गया है, ये स्केड्यूल 3 बन गया है। कुछ एक सीए मेंबर्स, तो मैं अभी की बात है, अच्छा 4 दिन पहले की 6 अगस्त 2022 सेमिनार था सर मेरा पानीपत के अंदर, पानीपत ब्रांच ऑफ आईसीआई। तो पानीपत ब्रांच वाले बोलते सर बड़ी मुश्किल से तो स्केड्यूल 6 हमें समझ आया। मैंने कहा ओ भाई साहब, सर स्केड्यूल 6 तो बचा ही नहीं अब नई कंपनी एक्ट में। तो मैं कहा सर 1956 से आ रहा है चला। कहते हम भी तो 1956 से आ रहे हैं चले हुए। कहते हमने नहीं पढ़ा, कहते कंपनी एक्ट 2013 क्या है, हम 1956 वाले आदमी हैं, हाल ये है सर। अब सर स्केड्यूल 3 में क्या, सर मुझे नहीं पता ना, क्योंकि स्केड्यूल 3 तो बहुत बहुत वाइड है। आप जो फॉर्मेट पेश कर रहे हो वो क्या है सर, पूरा नाम चाहिए मुझे, स्केड्यूल 3 से काम नहीं चलेगा सर। 3 डिवीजन है, आपको पता है क्या स्केड्यूल 3 के? डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। शैली मैम, मैम स्केड्यूल 3 तो है, बस 3 डिवीजन है ना मैम, डिवीजन 1 है, डिवीजन 2 है, डिवीजन 3 है। अरे कौन सा डिवीजन सर इस पे होगा अप्लाई अब? बताओ सर, बताओ कौन सा डिवीजन अप्लाई होगा इस पे, ये जानना है मुझे। सर पता है तो हाँ लिख दीजिए, नहीं पता ना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें इसमें। यार क्या दिक्कत होगी सर, नॉलेज अपडेट करने आया है सर। अब सर आप मुझे इनकम टैक्स के बारे में पूछ लोगे तो अपने को नहीं आता है इनकम टैक्स क्या होता है। रवि सर बोल रहे हैं डिवीजन 1। अच्छा जी, अब इनके साथ कौन कौन कर रहा है? डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एंटिटी, क्या बात है सर। ठीक है सर। अच्छा जी, डिवीजन 1 सर 3 डिवीजन होते हैं सर, मैं पहले बताता हूँ। एक होता है डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, एक होता है डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3। अमित सर अब आपके, एक होता है सर सेकंड। अमित सर को म्यूट करना पड़ेगा अपने को, अमित सर। हाँ हो गए। एक होता है सर अपना डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, एक होता है डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3, एक होता है डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3। डिवीजन 1 पता है कहाँ लगता है सर? एएस वाले, द कंपनी हु इज अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डिवीजन 2 कहाँ लगता है सर? डिवीजन 2 लगता है उन पर द कंपनीज हु इज अप्लाइंग इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डिवीजन 3 कहाँ लगता है सर? मुझे बात बताओ सर, एक बात है सोचने वाली बात है सर, हमारी आज कंट्री में 2 ही गैप है, या तो एएस है या इंड एस है, थर्ड तो कोई चीज है नहीं। डिवीजन 1 में लगता है एएस, डिवीजन 2 में लगता है इंड एस, तो डिवीजन 3 क्या चीज आ गई भाई? डिवीजन 3 लगता है सर इंडियस के लिए ही, मतलब कि एएस के लिए सिर्फ हमारे पास फर्स्ट डिवीजन है, डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3। इंडियस के लिए 2 डिवीजन है, एक तो डिवीजन 2 है, एक डिवीजन 3 है। डिवीजन 3 लगता है स्पेसिफिकली कंपनीज हु आर एनबीएफसी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली डिवीजन 3 लगता है सर। उसके लिए स्पेसिफिकली डिवीजन 3 लगता है सर, द कंपनीज हु इज एनबीएफसी। डिवीजन 2 उसके लिए लगता है द कंपनीज हु इज नॉट एनबीएफसी, हु इज नॉट एनबीएफसी, उसके अंदर लगता है डिवीजन 2। बट देखो सर, अगर मान लो सर कोई ऐसी एनबीएफसी है जो एएस लगा रही है, उसके लिए सर एक ही डिवीजन है, डिवीजन 1, एक ही डिवीजन है, कोई दूसरा डिवीजन नहीं है। एक सेकेंड सर, मैं अपने फादर को मैसेज कर लूं कि मेरा सेशन है, आप मिल के ले आना। ठीक है सर, ये समझ आ गया। मुझे एक बात बताओ सर, अभी आपका शेड्यूल 3 पे सर हुआ था ना वेबिनार, सेमिनार वगैरह, शेड्यूल 3 पे चेयरमैन साहब हुआ था नहीं हुआ था? हाँ पहले हुआ था। हुआ था शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 सबको आता है अच्छे से? डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 सबको अच्छे से आता है सर? चैट बॉक्स में लिख के बताएं सर पूरा फॉर्मेट।
अब मैं बताता हूँ सर चेंज क्या किया है इंस्टीट्यूट ने। जो ये फॉर्मेट है ना सर आपका, विच इज एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट। मुझे तो फिर एक चीज समझ नहीं आती भी, फैकल्टी लोग 3-3 घंटे इस पे लेक्चर ले लेते हैं। मैं बड़ा उनको सैल्यूट ठोकता हूँ भाई कि जबरदस्त काम किया सर आपने ये, कि इस टॉपिक पे 3 घंटे का आप सेमिनार ले रहे हो जाके। क्योंकि सर इस टॉपिक पे आपको आप वो चीज तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ चेंज क्या है। जिसको कंपनीज का आ गया बनाना, जो कंपनीज के तो सबको आता ही है सर पता, शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं, शेयर के कैपिटल क्या होती है, नॉन कंट्रोल लायबिलिटी क्या होती है, सेम टू सेम बन गया सर, डिट्टो सेम टू सेम, कट कॉपी पेस्ट लाके पेस्ट कर दिया, चिपका दिया वहां पे बस। कहती है पकड़ो, नॉन कॉर्पोरेट के लिए भी सेम टू सेम फॉर्मेट है सर। 2 ही चेंज किए हैं बस, 2 चेंज है सर। आईसीआई ने बड़ी अच्छी से दम लगा के 50 बंदों की कमिटी बना के 2 चेंज किए हैं बॉस। और वो लिख रहे हैं वी थैंकफुल टू द कंट्रीब्यूशन टू डेट मेंबर्स। 50 मेंबर का नाम लिख दिया वहां पे। वो लिखते हैं सर थैंक यू चेयरमैन, थैंक यू वाइस चेयरमैन डेट कमेटी फॉर गिविंग दिस इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। क्या बात है सर, चेंज क्या किए भाई, कुछ तो नया लेके आते हैं वहां पे यार, तो अच्छी बात मानते हैं। देन हम बोलते हैं कि इट्स अ वेरी अप्रिशिएबल स्टेप फॉर द आईसीएआई कि कुछ एक अच्छी चीज लेके आए हैं ये। सर कट कॉपी पेस्ट मार दिया। चेंज पता है क्या है सर, बताओ। पहले क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। कंपनीज के केस में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। फिर क्या आती है, शेयर कैपिटल। नॉन कॉर्पोरेट के लिए पता क्या चेंज किया है सर, शेयर होल्डर फंड की जगह नाम लिख दिया ओनर्स फंड। कि नाउ अब इसमें शेयर्स तो है नहीं, कंपनी तो है नहीं है, आप क्या हो कंपनी के, आप नॉन कॉर्पोरेट के क्या हो, खुद के मालिक हो, वहां आ जाएगा ओनर्स फंड। एक चेंज फिर क्या होगा, फिर क्या लिखा था, शेयर कैपिटल लिखी थी। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ओनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे, ओनर्स कैपिटल। उसमें क्या था, शेयर इशू किए गए थे। इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। स्टार्टिंग ये थी आपकी कैपिटल, प्लस सैलरी कितनी मिली आपको, माइनस आपने ड्राइंग कितनी ली, प्लस इंटरेस्ट ऑन के कैपिटल कितना मिला, माइनस इंटरेस्ट ऑन आपका ड्राइंग क्या मिला, प्लस आपका प्रॉफिट आ जाएगा। दैट इज योर ओनर कैपिटल। खत्म, काम कर दो, खत्म। सेकंड क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। 100% सेम सर, कंप्लीटली सेम है, मैं कह रहा हूं। उसके बाद आप लगे हाथ से एक से लेके एंड तक डिट्टो सेम है सर, कोई चेंज नहीं है। चेंज एक और कर दिया उन्होंने, कहते चलो एक और चेंज कर देते हैं चीज, तुमको यार बोलने का एक और मौका देते हैं कार्तिक जिंदल। तुम मुझे पता है हमारी, तुम जगह जगह जा जाके तुम हमारे वो करते हो, तुमको एक मौका और देते हैं। अभी हमने एक चेंज नहीं किया सर, एक चेंज और किया उन्होंने, बड़ा अच्छा चेंज किया सर, मतलब थैंक यू सर, चेंज किया आपने ये। आपको पता है सर अपना क्या लिखते हैं, कैश एंड कैश, क्या होता है आगे सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने लिख दिया कैश एंड बैंक बैलेंस। बस इन्होंने लिख दिया कैश एंड बैंक बैलेंस। सर अमित सर हो बधाई, पूरा हो गया टॉपिक, खत्म। बस ये चेंज था, क्योंकि स्केड्यूल तो तुमको आता है सबको, इंस्टीट्यूट ने चेंज किया। मैं आपको दिखाता हूं सर, कट कॉपी पेस्ट। अब चलते हैं, फिर आपको बताते हैं सर, इतना बड़ा वेबिनार जो दिखाया आपने। एक बार फॉर्मेट एक बार दिखा दो, शेयर कर दो। अरे सर अभी कर रहा हूँ शेयर, मुझे पता है आप ऐसी मेरी बात नहीं मानोगे। ये देखो सर, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। जर्नल स्टेटमेंट है, इट्स अ रिकमेंडेटरी स्टैंडर्ड्स। ये देखो सर, आ जाओ सर, मुझे बताना सर कुछ आपको शेड्यूल 3 से क्या चेंज फालतू मिला जो मैंने बताई है आपको। रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन थाउजेंड, जो भी है। इक्विटीज एंड लायबिलिटी, ओनर फंड, ओनर कैपिटल फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी सर कोई चेंज नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज में पहला क्या, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, फिर वही आ गया कौभांड। एमएसएमई कौन से हैं, एमएसएमई कौन से नहीं है, वो कर दो छोटे भाई यहाँ पे। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर नॉन करंट असेट। सर यहां तक तो सर पीपी का वर्ड भी सेम है सर, सोच के देखो सर। एक सेलर वाला बंदा है, उसको बोल लेंगे भाई जो तेरे पास ये फर्नीचर है ना, पीपीई है, तो भाई साहब पीपी, भैया पागल हो जाएगा, वो कहेगा गलत कर रहे हैं तुम ये।
कितना पीपी है, लैपटॉप है भाई तेरा पीपी है, कहता भाई मेरी बिल्डिंग नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है प्लांट, कैसे आ गया ये? अब इसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है सर आपके लिए, बड़ा मुश्किल है, वो खा जाएगा आपको वो। पहले तो उसको बड़ा अच्छे जाता है समझ, फिक्स सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बड़ा दिक्कत वाली काम है सर। देखो उन्होंने ये वर्डिंग भी सेम लिखी है सर, ये भी चेंज नहीं किया। इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, भाई तू कितना बड़ा सेट होगा यार, तो अपनी ऐप बना रहा है खुद की, नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, इन्वेंट्री, ये देखो ये चेंज किया है सर, कैश एंड बैंक बैलेंस वाला। बाकी यहाँ क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यहाँ लिख दिया कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट। बाकी सर ये भी सेम है, डिट्टो सेम है सर। मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ ज्यादा फर्क मिला सर आपको देखने का? 2 साल के बनाने हैं सर ये? हाँ 2 साल, तीसरे साल सर ओनली इंडिया। मुझे सर एक चीज जाननी है, हमको दिक्कत क्या है यार इस फॉर्मेट को कंप्लाई करने में? बस किसको दिक्कत है इस फॉर्मेट को कंप्लाई करने में? कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है यार, जो हमको दिक्कत अगर फॉर्मेट की है तो आईसीआई ने फॉर्मेट एक्सेल में दिया हुआ है सर, नोट्स के साथ तक एक्सेल में दिया हुआ है, और आपको वहां पर नोट के जो नंबर भी नहीं डालने सर, ये भी नहीं करनी मेहनत आपने, वहां भी करके दिया हुआ है, नोट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट फिगर फिट करनी है सर। मैं कह रहा हूं आपको टाइम ना कम लगेगा इसके अंदर, सीधा साधा लिंक है सर, सीधा साधा। है। क्या सर? एक्सेल फॉर्मेट कहाँ पे बता रहे हैं? स्टूडियो वेबसाइट सर पे। एक्सेल का फॉर्मेट आईसीआई ने अपने उसमें दिया हुआ है, वेबसाइट के अंदर लो, आपको भी दिखा देते हैं सर शेयर करवा दो ये तो ब्रांच में सर। हाँ करा देते हैं शेयर सर, कोई दिक्कत नहीं। अमित जी शेयर करवा लो इसको। हाँ अब हाँ जी सर, सर सॉफ्टवेयर में नहीं है सर, सॉफ्टवेयर में नहीं है सर, आप उसको खुद फिल कर दो ना सर, क्या दिक्कत है? सॉफ्टवेयर में क्यों फिल करनी है? सर सॉफ्टवेयर में इसलिए है ना, वो डबल मेहनत हो जाती है। एक्सेल में करोगे फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न बनाओगे, उसमें भी डालोगे आप। सॉफ्टवेयर में एक बार ऑटोमेटिक वहां से पिकअप हो जाता है ना सारा। सर वो कंप्यूटर्स वालों को बोल देंगे, वो डालेंगे, और क्या है, धीरे धीरे डालेंगे, डाल देंगे। तो सर ये था अपना नॉन कॉल। बाकी आपका जो P&L है वो भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, हर चीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर भी, एक एक चीज सेम है आपकी। आप मुझे 2 चेंज से ज्यादा चेंज सर वो कर दो, पता नहीं, मैं पढ़ा हूं सर, मुझको नहीं लगे कोई चेंज इसमें, मैंने अच्छे से एक चीज चेक की है उसकी, शेयर होल्डर फंड्स और अपना कैश एंड बैलेंस बैंक। हाँ बस ये चेंज है। अगर किसी को 5 मिनट के अंदर ये सेमिनार खत्म करवाना हो तो साफ साफ बोल दो भाई, वो फॉर्मेट मैंडेटरी नहीं है, नॉन मैंडेटरी है, शेड्यूल 3 पता है आपको, हाँ जी चैंपियन है, काम करो, 2 चेंज कर लो, खत्म सेमिनार, 2 घंटे का काम 5 मिनट में हो गया। कितनी मस्त टेक्निक बताई सर मैंने आपको। अब सर एक कारो वाला बात है, कारो 2020, हालांकि टॉपिक नहीं है सर, लेकिन मैं नहीं चुप बैठूंगा सर, फीलिंग निकल रही है बार मन से, क्योंकि आई डोंट नो कि जो फैकल्टी आया उसने सही टीच किया या नहीं किया। मैं मुझे बड़ी वो रहती है कि जो चीज मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ वो सामने वाले ने बताई है या नहीं बताई। एक चीज है सर, बताइए, आपने अगर सर एक चीज गौर की होगी सर, आई डोंट नो कि किसी ने गौर किया नहीं की, सारे सुनना इस बात को ध्यान से सर, कारो 2020 और कारो 2016 के अंदर सर जमीन आसमान का फर्क है सर, अगर आप उसको नोट करोगे। कारो 2016 के 16 पॉइंट है, कारो 2020 के 21 पॉइंट है। पॉइंट पे ना जाओ सर, आप पॉइंट पे ना जाओ, 21 के भी 40 पॉइंट बन जाएंगे उसके, क्योंकि हर उसके अंदर उसने 6-6 पॉइंट दिए हुए हैं। अब लोग सोचते हैं भी कारो की जो एप्लीकेबिलिटी है ना वो बहुत छोटी है, ज्यादा कंपनीज पे नहीं होता अप्लाई, लेकिन गवर्नमेंट ना सर चाल खेल गई आपके साथ। आपको पता है कि बात का, गवर्नमेंट डबल क्रॉस कर गई आपको, किसी को समझ नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट ने आपका फुद्दू काटा है हम सबका। कैसे फुद्दू काटा मैं बताता हूँ। शेड्यूल 3 की जो आई है अमेंडमेंट, शेड्यूल 3 की जो आई है अमेंडमेंट, डिवीजन 1 के अंदर भी, डिवीजन 2 के अंदर भी, डिवीजन 3 के अंदर भी, जो अमेंडमेंट कारों में आई थी, जो नए नए पॉइंट कारों में आए थे, सालों ने सारे के सारे शेड्यूल 3 में दे दिए। अब शेड्यूल 3 फॉलो करना क्या है? मैंडेटरी है,
चाहे कंपनी 1 रुपए की क्यों ना हो, गाइडेंस सारी की सारी आएंगी शेड्यूल 3 के अंदर, आपके नोट्स के अंदर। कंपनी के पास क्या बेनामी प्रॉपर्टी है या नहीं है? अरे तुम पागलो सालो, अगर होएगी भी थोड़ी वो शो करेगा वहां पे कि हाँ भाई मेरे पास अब लिख के देता हूं तुम्हें कि ये मेरे बेनिफिशियरी ऑनर है, मैं लिख के दे रहा हूं दोस्त। ये नई अमेंडमेंट है जो कारों के साथ है, वहां भी डाल दी सर, वहां भी डाल दी शेड्यूल 3 के अंदर। और क्या डाल दिया? कंपनी की रेशो दे दो आप, डेट रेशो, इतनी 4-5 तो रेशो ऐसी है जो मुझे भी नहीं पता क्या नाम है, दे दो बस वहां पे। वही सेम पॉइंट का डाल दिया, कारों में डाल दिया। बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे सर, विलफुल डिफॉल्टर तक का पॉइंट डाल दिया शेड्यूल 3 के अंदर भी, कौन से आपके विलफुल डिफॉल्टर हैं उसकी भी बताओ डिटेल। ऐसी कौन सी कंपनी है जिनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो टूट चुके हैं और वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, कंपनीज स्टक ऑफ, उसका भी कारों में पहले आई अमेंडमेंट, बाद में शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट आई। क्या आपके पास कोई वर्चुअल करेंसी है? वो भी कारों के अंदर भी है, वहां भी डाल दिया। कोई ऐसे लोन, कोई ऐसे एडवांस जिस के लिए यूज किए गए या नहीं किए गए, पहले ये शेड्यूल 3 में नहीं था, कारों में था, कारों में तो और चेंज कर दिया, लेकिन शेड्यूल 3 के अंदर भी डाल दिया पॉइंट, ये भी कंपनी को खुद मेंशन करना पड़ेगा। क्या कोई ऐसे नोट्स, क्या कोई ऐसा कुछ, क्या कोई आपका जो भी आपका केएमपी है, आपने उसको लोन दिया, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है? ये पहले कारों में भी था, लेकिन अब शेड्यूल 3 के अंदर भी डाल दिया। मैं कह रहा हूं सर, जो जो नया नया पॉइंट कारों में इंसर्ट किया गया, वही पॉइंट शेड्यूल 3 में बार बार डाल दिया। एक तो हद इस बात की हो गई, मुझे इस बात की बड़ी हद लगी सर। अगर किसी ने कारों, किसने पढ़ा ध्यान से सर? मुझे पता नहीं किसने ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट सर सॉरी टू से अगर आप में से किसी ने कारों अभी तक नहीं पढ़ा सर, मुझे बड़ा सैड फील हो रहा है, क्योंकि सर यार साला हम ये यार, हमको कारों भी नहीं पता हमको यार। क्या हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम 20 पॉइंट को 1 घंटा लगा के अच्छे से पढ़ लें उसको? पैसा तो हम सब छापना चाहते हैं सर, उसके बाद इतना काम है। अरे भाई ये देखो ना कितनी मेहनत कर रहा है वो, कार्तिक जिंदल जा रहा है लेक्चर लेने सारे हिंदुस्तान में, देखो ना कितनी एफर्ट कर रहा हूं सर मैं। या कोई आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिग 4 हैं, बिग 5 हैं, बिग 6 हैं, बिग 8 हैं, बिग 10 कंपनी है, वो कितनी मेहनत कर रही है सर, हर रोज पढ़ते हैं सर वो। हम क्या करते हैं? हम नहीं पढ़ते सर। ठीक है, कोई बात, आर्टिकल अपने आप देख लेंगे। अरे कब तक देखेगा आपका आर्टिकल सर? कारो 2020 पढ़ना सर, आपकी आंखें खुल जाएंगी उसके अंदर पढ़ के, आप बोलोगे, क्योंकि कारो सर इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ध्यान रखना सर, कारो इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट तो हमने साइन की है सर। इस पे आप ये नहीं कह सकते भी कंपनी की गलती है, क्योंकि आप एक बार तो ये बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाना है वो मेरा काम नहीं है, इट्स अ कॉल किसकी है? वो मैनेजमेंट की। बट कारों पे तो हमारी कॉल है, साइन तो हमारे लगे हैं, हमरे लगे हैं। एक कारों में एक पॉइंट डाला सर, इन्वेंट्री वाला पॉइंट डाल दिया। पहले क्या पॉइंट था इन्वेंट्री के अंदर? 2016 की बात करूं, पहला पॉइंट क्या था उसके अंदर? सेकंड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट था उसके अंदर, क्या था? क्या कंपनी ने इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई किया है, नहीं किया? बिल्कुल सर, यही पॉइंट था ना, कुछ गलतियां तो वहां दे दो, बस यही था। 2020 में क्या किया उन्होंने? 2020 में क्या किया उन्होंने? 2020 में सर उन्होंने एक काम कर दिया वहां पे, कहते ठीक है, उन्होंने 2 पॉइंट कर दिए। पहले 2016 में 1 पॉइंट था, अब 2020 में 2 पॉइंट कर दिए। अब 2 पॉइंट के अंदर भी दोनों पॉइंट चेंज है। कहता वेदर द मैनेजमेंट हैज फिजिकली वेरीफाई द इन्वेंट्री एट आपके प्रॉपर इंटरवल्स, बट वन थिंग सो दे आर चेंजिंग इट राइट नाउ। उसमें एक लाइन लिख दी, वेदर, एक लाइन लिखी है सर, क्या लाइन लिखी है? वेदर इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर, लाइन लिख दी कि वेदर इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर, जो मैनेजमेंट ने टेक्निक यूज किए हैं, जो मैनेजमेंट ने प्रोसीजर यूज किए हैं उस स्टॉक को वेरीफाई करने के, क्या वो ठीक है या नहीं है? सोच सकते हो इसका इंपैक्ट आप? ऑडिटर को चेक करके बताना है भाई कि मैनेजमेंट ने वो ठीक किया है या नहीं ठीक किया। तो भाई तुम क्यों करते हो वेरीफाई? हम खुद ही वेरीफाई कर लेते हैं फिर तो यार, छोड़ो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खत्म करो। जब हमें यही वहां पे लिख के सर्टिफाई करके हमने वहां पे खुद दे दिया कि मैनेजमेंट ने जो वेरीफाई किया उसकी टेक्निक, उसके पूरे प्रोसेस सही है, और कल गलती से मान लो सर, अगर गलती से फ्यूचर में कुछ फर्क मिल गया उसके अंदर, फंसा कौन जाएगा?
चार्टर्ड अकाउंटेंट फंस जाएगा वहां पे। कहते भाई तुमसे सरकार बोलेगी हमें तुमसे तो बड़ी उम्मीदें थी दोस्तों, तुमने हमारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा। भाई फीस तो देख लो भाई, तुम कितनी हमारी उम्मीद की फीस की बात कर रहे हो। क्या उतरेंगे, खड़ा उतरेंगे। तो ये चेंज ला दिया सर। आप सोच सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, कि मैं कह रहा हूँ सर आसान नहीं है सर बैलेंस शीट साइन करना सर। अगर थोड़ी सी अच्छी कंपनी मिल जाए ना सर, और अगर गलती से कंपनी इंडिया की मिल जाए, तो बैलेंस शीट साइन करना सर आफत का काम है। खतरों का एक आतरा शो आज भी आ रहा है कलर्स के अंदर, खतरों के खिलाड़ी हम बन चुके हैं, खतरों के खिलाड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं सर, कहां बची है। लेकिन सर मैं एक बात बोलता हूं, जिस दिन गवर्नमेंट ये बोल दे कि हम कंपनीज की ऑडिट को आपको अपने आप देंगे एलोकेट करके, उस दिन मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रिटी क्या होती है। ऑडिट रिपोर्ट में कैसे वहां जाते हैं, क्लोज जाते हैं फिर क्वालिफाइड ओपिनियन। ये तो सर हम नहीं दे सकते आज की डेट में, क्योंकि पता है अगर दे दिया तो अगले साल ऑडिट नहीं मिलेगी। अगर इंडिपेंडेंट प्रॉपर है चाहिए, तो मैंने तो इंस्टीट्यूट को इतनी बार बोला है कि भाई तुम कोई काम करो, एमसीए को बोलो जाके कि जैसे सॉफ्टवेयर बनाओ अपना। आपको पता है सर, एक आपका स्कूल है डीएवी स्कूल की, सर अगर बताओ किसी ने यहाँ पे स्कूल की ऑडिट किया है डीएवी स्कूल की? किसी ने यहाँ पे स्कूल की ऑडिट की है, डीएवी स्कूल की ऑडिट? नहीं की ऑडिट मान लो। डीएवी स्कूल के अंदर जो उनकी कमिटी है ना सर, वो पता क्या करती है सर, जितने भी स्कूल हैं ऑल ओवर हिंदुस्तान के, वो रैंडमली ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। स्कूल के पास नहीं है पावर सर, पता है आपको? स्कूल के पास पावर नहीं है अपॉइंट करने की। आप उन सीएस की ऑडिट रिपोर्ट को देखना, कितने ज्यादा क्लोज है वहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन। ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पूरी ताकत आ गई, वी आर कंप्लीट इंडिपेंडेंट, कि वो हमें नहीं निकाल सकता बॉस। तो वैसे ही सरकार जैसे ऑडिट अलॉट करती है सीएजी वाली, वैसे ही कोई सिस्टम बना के नॉर्मल कंपनीज की भी कर दे स्टार्ट, वाह हो जाएगी सर हमारी। एक सरकारों में और पॉइंट है सर, बैंक ऑडिट हम सभी करते हैं सर। बैंक ऑडिट में खासियत है सर, स्टॉक स्टेटमेंट कभी भी हमारे एक्चुअल जो होते हैं इन्वेंट्री कभी मैच नहीं करती उसकी। जो स्टॉक स्टेटमेंट बैंक जो एक क्लाइंट ने बैंकर को सबमिट की होती है क्वार्टर वाइज, वो कभी नहीं, वो कभी मैच नहीं करेगी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती है इन्वेंट्री की वैल्यू। अब कारों में ये पॉइंट भी डाल दिया, कहता भाई काम कर लो, ये भी चेक करो कि द स्टॉक स्टेटमेंट विच इज सबमिटेड बाय द बैंक, क्या वो मैच कर रही है नहीं कर रही, भाई ये भी चेक करके बता दो हमें भाई साहब। और ये सेम पॉइंट शेड्यूल 3 के अंदर भी इंसर्ट कर दिया, वहां भी लिखो यहां भी लिखो। अब गेम क्या खेला, जो जिस पे कारो नहीं लगता, जिस पे कारो 2020 नहीं लगता, उस पे शेड्यूल 3 तो लगता ही है। और शेड्यूल 3 के जो डिस्क्लोजर है वो मैंडेटरी है। तो नाउ इट इज नॉट रेलिवेंट कि किसी कंपनी पे कारो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, सारे की सारी डिटेल आपसे शेड्यूल 3 के अंदर पहले ही मांग चुकी है सरकार दोस्तों सर। तो ये गेम खेला गया आपके साथ। गवर्नमेंट बड़ी तेज है सर, शातिर गवर्नमेंट है बड़ी। लोग बोलते हैं काम खत्म हो गया, मैं कह रहा हूं काम कहां खत्म हो गया। अभी आपको पता है सेबी की एक, आपको पता है सर सेबी की क्या नहीं आई अनाउंसमेंट? अभी 25 तारीख की बात है, ये 25 जुलाई 2022। हम सर अपडेट नहीं रहते सर, थोड़ा सा अगर आधा घंटा भी आप दो ना दिन का सर, बड़ी काम की बात बन जाएगी आपके लिए। इतना काम आ रहा है सर आपके लिए। 25 जुलाई 2022 को सेबी बोल रहा है वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपका एनएससी है, जैसे आपका बीएससी है, वैसे वैसे एक नया एक्सचेंज बनेगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी एनजीओ कंपनी है, जितने भी आपकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हैं, जो भी आपके ट्रस्ट हैं, हम उनको इनविटेशन देंगे कि वहां आइए और आप वहां पे जाके लिस्ट हो जाइए। सोच सकते हो सर आप ये बात, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। और गवर्नमेंट बोलती है आप उस पे क्या इशू करो, आप उस पे इंस्ट्रूमेंट भी इशू करोगे, आप उस पे इंस्ट्रूमेंट भी इशू करोगे। देखो जो बंदा आपको दान देगा, आप दान के बदले उसको इंस्ट्रूमेंट इशू करोगे। जीरो कूपन, जीरो नॉन रिडीमेबल शेयर्स, ना तो इंटरेस्ट का मिलेगा पैसा,
ना प्रिंसिपल का मिलेगा पैसा, बट आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा भाई। इंस्ट्रूमेंट कौन सा? अब आपको मिलती है, अब आपको मिलती है एक दान की पर्ची 80G की, वो भी फेक होती है, हम कैश में पैसे वापस ले लेते हैं। क्यों सर, ठीक बोल रहा हूं ना? लेकिन वहां पर ऐसा नहीं चलने वाला। गवर्नमेंट बोलती कोई बात नहीं बेटा, कहां बच के जाओगे, हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज ले आएंगे। और ये इंप्लीमेंट हो चुका है सर, आ चुके नोटिफिकेशन कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। उनमें एक क्लोज और डाल दिया, उनके लिए सोशल ऑडिट करना मैंडेटरी है। और अभी आईसीआई के 16 सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसको रिव्यू कीजिए, बड़े काम के आपके लिए, ठीक है, फ्यूचर के अंदर। तो ठीक है सर, अभी तक इतना समझ आया सर? कैसा लगा सेशन? फिर हम आगे बढ़ते हैं, टैक्स ऑडिट की बात करते हैं अब अपन। अभी तक सर ठीक लगा सर? कोई फीडबैक अभी तक सर? फीडबैक कोई आप बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिख के सर, काफी अच्छा फील होगा। जैसा भी लगा आपको अभी तक का सेशन, एक घंटे से ज्यादा मैं कंटिन्यू बोल चुका हूं। हाँ बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू करो कार्तिक भाई, कंटिन्यू करो। अरे कर रहा हूँ सर कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है सर? टैक्स ऑडिट का क्लोज नंबर कौन सा आ गया? 44। 2 साल से हम इसको बोल रहे थे, चलो इस बार ना अप्लाई हो, ना अप्लाई हो, ना अप्लाई हो। हम भी सर हिंदुस्तानी है, कहाँ हम ऐसे है मानेंगे? जब तक गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भैया अप्लाई करना पड़ेगा बस, तो लेकिन ऑप्शन नहीं है भाई, कर लो अप्लाई, क्या दिक्कत हो गई? इसमें सर एक काम बड़ा क्या हुआ, अगर आप 1 से लेके 43 तक उसको पढ़ो ना सर, टैक्स ऑडिट को, तो आपस में वो बहुत बड़ा गेम है। लेकिन मैं मानता हूं कि यार 1 से 43 क्लोज एक तरफ कर दो, 44 एक तरफ कर दो, तो 44 उस पे भारी पड़ जाएगा। अब भारी क्यों पड़ेगा? मैंने उसको पढ़ा ध्यान से, डिटेल दिया, इतना मुश्किल भी नहीं है सर वो। अगर किसी को लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा हार्ड है वो क्लोज 44, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं नहीं मानता कि हार्ड है। जस्ट अ गेम ऑफ कैलकुलेशन, पूरा गेम है कैलकुलेशन का मतलब। और ये कैलकुलेशन करनी आसान नहीं है सर। कोई बहुत बड़ी कंपनी है ना सर, अगर कोई बड़ी कंपनी है सर, वो तो इसकी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकती सर, मैं दावा ठोकता हूं। अगर जिस कंपनी की बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, वो इस क्लोज का एक्चुअली में इंप्लीमेंटेशन कर नहीं सकती किसी भी हालत में, तो उस केस में मैं आपको क्या बोल रहा हूं सर, इट इज एडवाइजेबल फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि सर आपका कुछ नहीं जाना, जो भी आपका है क्लाइंट, वो फीस सेम देगा आपको, ज्यादा फीस नहीं बढ़ने वाली। अरे अपने ऊपर क्यों इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो ज्यादा? वहां पर एक छोटा सा पॉइंट डाल दो आपका डिस्क्लेमर का, डालना पड़ेगा सर, डिस्क्लेमर का पॉइंट वहां पर देना पड़ेगा। जैसे ही अमित सर ने कहा था कि क्या हम पॉइंट देना या ना दे डिस्क्लेमर का, इन माय ओपिनियन देके आना पड़ेगा सर। अगर कोई बहुत ही छोटी एंटिटी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो उसकी कैलकुलेशन हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी सी अगर सर एंटिटी ज्यादा होगी ना बड़ी, तो कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत आएगी सर आपको। कारण पता है क्या है सर? कारण ये है, क्लोज 44 लिखता है कि टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक बोल रहा हूं ना सर? क्योंकि सर मैं अभी इनकम टैक्स का इतना नहीं ज्ञान नहीं सर, मैं देखो सर, मैं साफ बोल रहा हूं सर, इनकम टैक्स का मैं ज्ञानी नहीं हूं सर, ना ही और ना ही मुझे इनकम टैक्स आता। ठीक है सर, अगर कोई मुझे बोले कार्तिक भाई मेरी कंपटीशन बना दो, कर दो, भाई मेरी बस की बात नहीं है, अपने को नहीं आती बनानी। ना मेरे को आता जीएसटी, ना मेरे को आता लो, मेरे को आते हैं एएस, इंडीएस, कारो पूरो, जो मेरी कंपनी में जो मेरा काम है। लेकिन सर मैंने उसको पढ़ा अच्छे से। इसमें क्या बात बोलते हैं सर? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी, ठीक है सर। अब टोटल एक्सपेंडिचर में सर हम तो फंस गए, उसमें जो हमने माल किया परचेज वो भी आ गया, सैलरी पे की वो भी आ गया, अदर एक्सपेंसेस पे किए वो भी आ गया, ट्रेवलिंग किया वो भी आ गया, पेट्रोल किया वो भी आ गया, पैटीज खाई वो भी आ गया। अब सर आपने गलती से, आपकी जो मान लो आपकी अलवर ब्रांच है, उसकी गलती से टैक्स ऑडिट हो गई। अब कार्तिक आ गए यहाँ पे, आप बोले कार्तिक भाई कोल्ड कॉफी पी लो। अब चेयरमैन साहब बोले यार कोल्ड कॉफी पियो, कुछ खाओ, पैसे ब्रांच के लगने, ब्रांच में डाल देंगे एक्सपेंस में।
तो ब्रांच में डल गए एक्सपेंस में पैसे। अब कार्तिक ने पी ली कोल्ड कॉफी। अब आप ये करो पता, अभी जो कार्तिक ने 100 रुपए की कोल्ड कॉफी पी थी वो कहां से लेके आए बंदा? अब ये ढूंढो वो 100 रुपए की कोल्ड कॉफी कहां से आई थी? क्या वो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है? अगर है जीएसटी में, कॉम्पोजिशन में है या नहीं है? या बंदा तो सर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन क्या वो गुड्स एंड सर्विस एग्जम्प्ट है क्या? मान लो कार्तिक का मन कर गया दूध पीने का, दूध तो पहले एग्जम्प्ट था जीएसटी से। तो ये सर चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं सर, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। टोटल एक्सपेंस का मतलब है टोटल एक्सपेंस, सारे खर्चे आ गए उसके अंदर, सैलरी का, वेजेस का, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जितना भी आपका एक्सपेंस है वहां पर आपको क्या देनी पड़ेगी? बाइफर्केशन देनी पड़ेगी। ये देखो सर मेरे पास टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है पूरी। हाँ सर, उससे पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से पहले मैं एक चीज आपको, कल सर मेरी सर आदत है कि मैं ना हर रोज 1 घंटा लगा के रोज एनुअल रिपोर्ट पढ़ता हूँ सर, हर रोज पढ़ता हूँ एनुअल रिपोर्ट, और ये पिछले 1 साल से पढ़ रहा हूँ मैं। गलतियां इतनी मिली हैं, इतनी गलती मिली है मैं बता नहीं सकता। लेकिन कल एक वैसी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे कल मिला ब्लेंडर, मिला मुझे कल बहुत बड़ा ब्लेंडर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एबी इंफ्राबिल्ड लिमिटेड सर कंपनियां लिस्टेड, ठीक है सर, साफ साफ यहाँ पे ऑडिटर भी लिख रहा है यहाँ पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ये देखो सर ऑडिट रिपोर्ट आ गई। क्या बोला? टू द मेंबर्स ऑफ एबी इंफ्राबिल्ड लिमिटेड रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी हैव ऑडिटेड। क्या बात है भाई, आपने बड़ा एहसान किया कि आपने इस कंपनी की ऑडिट की। भाई फीस लेके ऑडिट किया ना, ठीक है। एबी इंफ्राबिल्ड लिमिटेड, इसमें क्या लिख रहा है सर? इसमें लिख रहा है, एक चीज ध्यान से पढ़ना आप, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटसी इक्विटी, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियस में हो सकती है, ठीक है सर। द कंपनी इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियस में हो सकती है। यहां पे सर इसमें लिख भी दिया द कंपनी इज फेयर एंड व्यू विद द इंडियस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल इंडियस। सर एक चीज तो समझ आ गई, कंपनियां लिस्टेड सर, कोई लिस्टेड कंपनी है सब पे इंडियस लगाना क्या है सर? मैंडेटरी है, ठीक है सर, मैंडेटरी है। अब देखो उस भाई साहब का कमाल सर, ये 15 साल ओल्ड फर्म है सर, मैं पूरी रिसर्च करके बैठा हूं। मैंने सीए को सुबह फोन करके ऐसा धमकाया मैं क्या बताऊं आपको। मैंने कहा भाई सुधर जाओ, तुम्हारी वजह से इंस्टीट्यूट की एसएससी भर चुकी है आज की डेट के अंदर। मुझे सर बड़ा दुख होता है जब हम ऐसे काम करते हैं यार। एएस इनको लगता है भी कोई नहीं, कोई भी कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी मतलब की, ठीक है। इतने बड़ा यहाँ पे सर कैसे आपको पता सर इंडियस वाली, ये देखो सर नॉन करंट असेट, एएस वाला फॉर्मेट नहीं है बॉस, डिवीजन 2 का फॉर्मेट है, ठीक है सर, ठीक है सर, डिवीजन 2 का फॉर्मेट है। दिख रहा है सर आपको ये चीज? अब एक बात बताओ सर, इसने फिगर क्या लिखी हुई है? अमाउंट इन आईएनआर, मतलब फिगर्स क्या है सर? एब्सोल्यूट बेसिस पे है। फिगर्स क्या है सर? ये एब्सोल्यूट बेसिस पे फिगर दी हुई है। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 1 CR 6,42,390। सर आपको एक बात बताऊं, इंडियस के अंदर तो जब से इंडियस आया उसने एक बात बोली है, फिगर कभी भी एब्सोल्यूट पे आप दिखा ही नहीं सकते। एज पर डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 एंड आल्सो एज पर पैरा 51 सबसेक्शन ई आप नहीं दिखा सकते। और आपको एक बात बताऊं मजे की, जो आपका डिवीजन 1 है एएस वाला, उसके अंदर भी अब आप एब्सोल्यूट में नहीं दिखा सकते, आपको राउंडिंग ऑफ करना मैंडेटरी है। जो बंदे बैलेंस शीट कोई भी बना रहे हैं आज की डेट में, सबको राउंड ऑफ करना मैंडेटरी है। इस बंदे की पहली गलती क्या है भैया? डिवीजन 2 का साफ साफ पालन ना करना, एब्सोल्यूट में दे दी इस बंदे ने। कोई बात नहीं सर, ये गलती नहीं है, ठीक है, गलती हो जाती है सर, इतनी सारी गलतियां हैं सर, मैं इस पे नहीं जा रहा। अगर गलती पे जाऊंगा तो गलती भी
शर्मा जाएगी सर, ठीक है ना। तो मैं क्यों उसको बोलूं कि तू थोड़ा सा वो कर जा, शर्मा जा। मुद्दा सर इस बात का है, मुझे दुख इस बात का है, ये क्या लिखा है सर यहाँ पे, ये बताओ सर क्या लिखा हुआ है नोट नंबर 34 के अंदर, एज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 AS 18 लगा है या फिर पट्ठा लगना क्या चाहिए, इंडियस लगा रहा है AS। देखो हवा उस बंदे के, सब गलत है, ये सब कुछ गलत किया हुआ है। सेगमेंट रिपोर्टिंग AS 17, एम्प्लॉय बेनिफिट AS 15। अगर आप देख पा रहे हैं सर, ये हाल है सर हमारे। हमको बोलते हैं ना गवर्नमेंट हमें टारगेट कर रही है, ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने, ऐसे कैसे बोल दिया, ये हाल है सर हमारे। भी तो एक दिखाई है, ऐसी ऐसी 100 और दिखा सकता हूं, अभी के अभी दिखा सकता हूं मैं। कहां जाएंगे फिर हम बताओ। इसलिए मैं बोलता हूं बॉस, काम करो ढंग का करो, नहीं काम ही ना करो बॉस। मेरा मोटिव यहाँ पे आने का, अलवर ब्रांच के अंदर आने का, यहाँ पे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है मैं ज्ञान जाऊंगा यहाँ पे ज्ञान देके जाऊंगा, नहीं सर। मेरा एक ही मोटिव है कि मेरा CA मेंबर, मेरा CA भाई, मेरी CA बहन अच्छा काम करे, क्वालिटी वर्क करे, अच्छी लाइफ जिए, मैं उनको अच्छा नॉलेज दूं, मेरा यही ऑब्जेक्टिव है। दूसरा सर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है अपना। भगवान अपनी लाइफ अभी के अभी ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे CA की जो वैल्यू है, ट्रांसपेरेंसी है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए कभी भी सर। अगर मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, इस संस्थान को मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा सर, मेरा आपसे कंप्लीट वादा है सर मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ ना, क्लॉज 44 जो पॉइंट था टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, वो अपना कंटिन्यूएशन में ही है अभी या वो कंप्लीट है? हाँ कंट्रीब्यूशन में सर भी काम कुछ हुआ है इसके अभी सर, हमारे पास टाइम है ना आधे घंटे का। वो ICDS के पॉइंट्स भी लेने हैं ना अपन को? हाँ सर वो थोड़े से पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट नहीं है। अभी सर मैंने डाउनलोड किया था वो फॉर्मेट, एक सेकेंड, टैक्स ऑडिट वाला कहाँ चला गया। ये देखो सर, ठीक है सर, दिख रहा है सर फॉर्मेट? बिल्कुल दिख रहा है। 44 पे आते हैं अपन, ये आ गया सर 44। डिटेल्ड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड और नोट अंडर द GST। अब सर मैं वही बात बोल रहा हूं, यहां पर आएगा टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर ड्यूरिंग द ईयर। सर अगेन मैं आपसे वही बात बोल रहा हूं सर, अगेन मैं वही बात बोल रहा हूं आपसे कि एक्सपेंसिव चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, एक्सपेंसिव सर चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ जाके हो जाती है खड़ी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या सर? सब आएगा कैपिटल सब आएगा। अगर कोई एक्सपेंडिचर अगर हमने कैपिटलाइज भी कर दिया सर, वो भी आएगा यहाँ पे, सब लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि सर यहाँ पे इसने एक वर्ड यूज किया है सर, एक्सपेंडिचर। परचेज आल्सो मैडम, शैली मैडम, बिल्कुल परचेज आल्सो, क्योंकि इसने शब्द कौन सा यूज कर दिया? एक्सपेंडिचर। इसने सर यहाँ पर ये नहीं कहा इसके अंदर कि कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा, कैपिटल या रिवेन्यू या नॉर्मल एक्सपेंसेस। इट्स यूज अ वर्ड एक्सपेंडिचर। अगर सर आप एक चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें ना सर, अगर मे बी आपने ऑब्जर्व नहीं, क्योंकि एक चीज ध्यान से, शेड्यूल 3 के अंदर एक डेप्रिसिएशन आल्सो सर बिल्कुल आ जाएगा। डेप्रिसिएशन भी डाल दो, लेकिन वहां पर तो क्या आएगा? खाली खाली आ जाएगा, 00000 ऐसे आ जाएगा। एक चीज सर अगर आपने ऑब्जर्व की होती, पता है क्या? शेड्यूल 3 पे आना, अगर आप डिवीजन 1 पे, उसमें पता क्या लिखा हुआ है सर? जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ही यूजेस द वर्ड एक्सपेंसेस नॉट एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना इस बात को, एक्सपेंसेस वर्ड यूज करता है। लोग बोलेंगे भी यार क्या वैल्यू है इस वर्ड की, मैं कह रहा हूं बड़ी खतरनाक वैल्यू है इस वर्ड की। एक्सपेंडिचर अलग होता है, एक्सपेंसेस अलग होते हैं। जो आपका P&L में आ रहा है, इट्स योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर सारा का सारा हो गया, टोटल का टोटल हो गया। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा सर, एक सेकंड मैं खोल के भी दिखा सकता हूं आपको। ये देखो सर, आपका आ गया AS वाला, बैलेंस शीट शेयर होल्डर फंड वाली आ गई सारी की सारी।
ये देखो सर, आपका आ गया P&L। क्या लिखा हुआ है सर? एक्सपेंसेस। क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर नहीं लिखा हुआ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर। तो इट इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके अंदर क्या बोलता है कि मान लो आपने किया यहाँ पे खर्चा परचेजेस का। पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया परचेज, ठीक है। टोटल कितनी की? 20 लाख रुपए कर ली, ठीक है सर। टोटल की कितनी? 20 लाख रुपए की। सर दिक्कत सबसे बड़ी यही आ गई, दिक्कत सबसे बड़ी यही आ गई कि ये पॉइंट अलग कर दो, ये कर दो अलग। ये क्या है? एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। एक्सपेंडिचर ये कौन सा? ये सारा है RE रजिस्टर्ड एंटिटीज वाला। मतलब कि अब इस 20 लाख रुपए में से आप ये देखो कि आपने कितने का माल ऐसा परचेज किया विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी, वो लिखो यहाँ पे। ऐसा कितने रुपीस का सामान आपने परचेज किया जो आपने कॉम्पोजिशन स्कीम वाले बंदे से परचेज किया, और ऐसा कितने का माल है जो बंदा है नॉर्मल जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड, उससे कितना माल परचेज किया, वो लिखो यहाँ पे, आ जाएगा टोटल। फिर ये भी देखो कि कोई ऐसा माल भी है क्या जो आपने ऐसे बंदे से परचेज किया विच इज नॉट रजिस्टर्ड, उसके अंदर भी यहाँ पे आके लिखो। सबसे बड़ी दिक्कत सर इसके अंदर यही है, इस क्लोज के अंदर सेग्रीगेशन करना। सेग्रीगेशन नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर। अगर आप कोई मुझे सीए बोलता है कि यार मैं पानीपत के अंदर ही बात कर रहा था, तो वो मुझे बोले कि यार क्या बड़ी बात है, मैंने कर दिया। मैं कहा सर गलत बात, कर ही नहीं सकते आप इसको ऐसे। कैसे यार, कैसे चेक करोगे सर? लाखों वाउचर होते हैं सर बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो कैसे यहाँ पर सर? मुझे एक बात बताओ सर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या ये चेक हो सकता है क्या सर पूरी चीजें के बारे में सर? अगर मैं नॉर्मल की बात करूं सर, आप खुद सोच के देखो सर, अगर यहाँ पे क्लोज आएगा नहीं तो कौन सा क्लोज आएगा? यहाँ पे डिस्क्लेमर देना ही पड़ेगा। अब दूसरा सवाल मेरे से बड़े से ये लोग पूछते हैं कि गवर्नमेंट चाह क्यों रही है ये गवर्नमेंट क्या चाहती है कि क्यों दिया? यहाँ पे हमारा काम थोड़ी है ये, टेक्निकली हमारा काम नहीं है। लेट मी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमारा काम नहीं है ये। टैक्स ऑडिट के अंदर ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। अगर होती जीएसटी ऑडिट में मान लेते, ठीक है हम उसके सामने वाले से पैसे ले रहे हैं, हम देंगे उसको। गवर्नमेंट चाहती है कि हम गवर्नमेंट को डेटा दें। गवर्नमेंट को चाहिए डेटा, पूरा डेटा भी, कौन की कितने अमाउंट का रेवेन्यू सामने वाला अर्न कर रहा है अनरजिस्टर्ड होके। समझो मेरी बात को, कितने अमाउंट का रेवेन्यू वो बंदा अर्न कर रहा है हु वाज इन द कॉम्पोजिशन स्कीम। कितने अमाउंट का रेवेन्यू वो बंदा अर्न कर रहा है हु आर, जिसके लिए गुड्स एंड सर्विस एग्जम्प्ट है, ताकि फ्यूचर के अंदर हम वहां भी शिकंजा कस ले, टैक्स कर दे। वहां भी गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, इनके खून मुल्क इनको चाहिए भाई पूरा पैसा पैसा पैसा। तो क्लोज 44 इतना बड़ा पहाड़ मैं नहीं मानता, बट पहाड़ है सर। एक्सपेंसेस का सेग्रीगेशन देना, एक एक एक्सपेंसेस। सैलरियां मान लो आपकी सैलरी पे करी आपने किसी ब्रांच के, अरे भाई वो किसी का तो है ही नहीं जीएसटी का, तो खाली छोड़ दो उसको, 0 क्योंकि वो चीज के लिए वो क्लोज एप्लीकेबल ही नहीं है। मान लो आपने किसी से परचेज किया लैपटॉप, तो लैपटॉप भी आएगा बॉस वहां पे, क्योंकि आपने खर्चा किया वहां पे 20,000 रुपीज का। अब वो चेक करो भी किससे परचेज किया आपने, सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन वाला है या एग्जम्प्ट वाला है। तो ये है पूरा क्लोज 44। किसी को डाउट है सर कि 44 में भी पूछ सकते हैं वो। कार्तिक जी, हाँ जी सर। अब इसमें अपन क्वेरी वगैरह भी रखेंगे सर, क्वेरी थोड़ा सा लोग पूछेंगे तो सर अभी पूछ लो 2-3 मिनट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीडीएस के आपके इतने सारे पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल हो भी नहीं सकते, तो मैं वही पॉइंट बताऊंगा जो काम किया हमारे। सर जैसे नील रेटेड है, 0 रेटेड है, मान लो इम्पोर्ट है, वो सारे कहाँ है, इसमें कौन से वाले कॉलम में आएंगे? सर अगर आपका है कोई टैक्स आपका है रेटेड, आपका 0 है ना, इट्स नॉट एग्जम्प्ट सर। उस पर जीएसटी तो आपका है ही लगा, चाहे लगा 0% है, लेकिन एग्जम्प्ट नहीं है, तो कहां जाएगा? आपने परचेज किया फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, यहां जाएगा सर वो आपका, यहां जाएगा। कौन से कॉलम में जाएगा? इसमें जाएगा, इस वाले में, रजिस्टर्ड वाले में जाएगा।
5th वाले में जाएगा। रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटी। हाँ इंपोर्ट वाले भी सर, इंपोर्ट क्या सर? सर इंपोर्ट सर सब इसमें जाएंगे, मेरी बात सुनो। अगर आपको उसका बेनिफिट मिल गया, कुछ मिल गया, एग्जाम्ड तो नहीं है ना सर वो। एक डिफरेंस है सर, अगर कोई 0 रेट है, कोई नील रेट है, या कोई एग्जाम्ड है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और जैसे जीएसटी एप्लीकेबल जो बाहर है, जैसे डीजल पेट्रोल, क्या वो नहीं डीजल है? पेट्रोल वो कहाँ है? वो नहीं आएगा। नहीं उसमें जाएंगे आपके और एक्सपेंडिचर वाले में। किसमें? नॉन वाले में जाएंगे वो। नॉन वाले। किसमें सर? 6 नंबर, नॉन वाले में 7 क्लोज है मेरे ख्याल से, ये वाला लास्ट क्लोज 7। और सर जैसे हमारी जिसकी ऑडिट कर रहे हैं, मान लो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा क्या? है ये को सर सामने लिखा हुआ है 7 पॉइंट 44 पढ़ो सर। ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड और नॉट, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कार्तिक सर, हाँ जी, हाँ जी महेश जी। कार्तिक सर, इसमें जो परचेज का एक्सपेंडिचर हम लेंगे वो कौन सा हाँ जी। गुड्स सोल्ड का लेंगे या टोटल परचेज लेंगे? सर टोटल आएगी। एक मिनट में आपको सर वो पूछता हूँ। गलत नहीं हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर तो मेरा है ही नहीं, वो तो स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। क्या मान लो सर? किसी का नहीं सर, पैसे तो अपने जेब से लगे चलिए हैं वो ना तो सर। राय है। सर कार्तिक जी, हाँ जी, क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो डीजल पेट्रोल पे थोड़ा सा 2 ओपिनियन आ रही थी। हाँ जी। डीजल पेट्रोल वाला उसमें अदर रजिस्टर्ड में नहीं जाना चाहिए क्या? क्या सर? नॉन जीएसटी कॉलम तो नहीं है महेश जी, लेकिन कहाँ जाना चाहिए आपके ओपिनियन में? एग्जेम्प्टेड में। कौन सा? महेश जी, पेट्रोल वाला? हाँ जी, एग्जेम्प्टेड में ओपिनियन आ रही है सर इसमें। अच्छा एग्जाम, देखो सर मैं बताता हूँ कि सर मुझे इतना तो पता नहीं जीएसटी के बारे में, सच बताऊं तो मैं उसका बंदा नहीं हूँ, बट ये पॉइंट मैं आपको कंफर्म करके मैं जरूर आपको दूंगा, अच्छा बता दूंगा ये वाला पॉइंट कि कहाँ जाएगा ये। हाँ हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं है सर, ये अपने ये दो ही बच्चों को- जगह, या तो एग्जेम्प्टेड में जाएगा और या फिर इसमें जाएगा लास्ट वाले में सर। हाँ। मैं भी चेक कर एक सेकंड देता हूँ। पेट्रोल डीजल हाँ जी, इन जीएसटी, सर एक्चुअली क्या है ना सर, ये लास्ट वाले में ही जाएगा 100%, एग्जाम्प्ट में नहीं जाएगा सर ये। सर ये महेश जी, मैं आपका अभी वो अनम्यूट कराता हूँ, पूछो ना, कर ही पूछो सीधा, है ना? आकाश जी, महेश जैन जी को जी अनम्यूट सर, मैं करना। करता हूँ। हेलो। हाँ जी महेश सर, सर नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, हालांकि थोड़ा सा रेलिवेंट है, लेकिन ये क्या है 2A से रिलेट किया है इसको, कि जहां पर 2A में अपीयर हो रहा है हमारे एक्सपेंडिचर और हमने जीएसटी से रजिस्टर्ड लोगों से कोई भी बाइंग की है, मैंने वी हैव मेड एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज अपीयरिंग इन 2A। सो इस पूरे 44 में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है एक्सपेंडिचर के बारे में कि जो P&L में अपीयर होते हैं, जिसमें आपने डायरेक्ट बात की, इनडायरेक्ट बात की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, ऑफ कोर्स इट इज गुड, बट जो ड्राइंग में खर्चे आ गए जो 2A में अपीयर हो रहे हैं, जो ड्राइंग में नॉन कॉर्पोरेट एक्टिविटी में जो ड्राइंग में खर्चे आ गए और जो 2A में अपीयर हो रहे हैं, उनको हमको कोई इसके बारे में कोई डालना है क्या? सर एक्चुअली क्या है, अभी आईसीआई का भी अगर आप गाइडेंस नोट पढ़ो, वहां भी 40 तक दिए हुए हैं, ठीक है सर, 40 तक क्लोज नहीं, आगे कोई गाइडेंस नोट नहीं है। अभी 13 अगस्त को 13 अगस्त 2022 को आईसीआई का गाइडेंस नोट आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, क्योंकि क्लोज नंबर 44 के लिए भी है स्पेसिफिकली। तो सर बहुत सारे डाउट है हमारे जो हमारे मन में गूंजते हैं ना, मे भी अपने को उसका आंसर वहां से मिले, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि सारे आंसर वहां पे होंगे, वहां भी सारे आंसर नहीं हो सकते सर। कार्तिक जी, महेश जी, ये इसका आंसर तो मैं दे देता हूँ आपको। देखो 2A से इसका कोई लेना देना नहीं है, अपन टैक्स ऑडिट कर रहे हैं बुक्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हाँ, और अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही लिंक चीज देनी है। यहाँ 2A का कोई जीएसटी का तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं खड़ा होता सर, 2A में जाएगा या 2A में जाएगा, 3B में जाएगा, 1R में जाएगा, फर्क कोई लेना नहीं देना पड़ता। नहीं है। और दूसरा सर जो आपने पूछा है ना, ये वाला पेट्रोल वाला भी क्लोज नंबर 1 में आएगा, जो आप बोलो एग्जाम्प्ट में आएगा, सर एग्जाम्प्ट में आ ही नहीं सकता सर। कारण क्या है? कारण ये है, ये कंफर्म नहीं आ सकता एग्जाम्प्ट के अंदर जो आपका पेट्रोल वाला है
क्योंकि एग्जाम्ड में चीजें वो आती हैं जो आपकी जीएसटी की स्कोप में है, बाद में गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम्ड कर दिया। पेट्रोल डीजल तो इस एक्ट की स्कोप में ही नहीं है सर, तो एग्जाम्ड वाले में कैसे आ सकता है वो? तो वो साथ में जाएगा 100%, ये मैं श्योर हूं। ठीक है महेश जी। ठीक है सर। ठीक है, Thank you, अब बात sir. करते हैं Thank you. सर आईसीडीएस की, इनकम कंपुटेशन। हाँ सर, रवि सर कोई सवाल है सर आपका? आपने हैंड रेज किया सर। आकाश जी, रवि जी जो खोल दो। पेट्रोल डीजल के एक्सपेंसेस की बात हो रही थी, हाँ जी सर। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उसको हम इसमें कहीं भी ना दिखाएं, क्या पेट्रोल को जरूरी सर? है कि क्या जरूरी है कि जो लेफ्ट साइड को जो हमने टोटल अमाउंट दिखाया है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग राइट साइड का जो टोटल है वो मैच करे? सर अभी ऐसा तो जरूरी है क्या? गाइडेंस कहीं नहीं लिखी हुई सर, देखो। टोटल लेफ्ट साइड को मान लीजिए हमारा एक्सपेंस हमने दिखा दिया 1 लाख रुपए नहीं सर, कोई कंपलसरी थोड़ी है इसमें कि मैच पेट्रोल होना डीजल का, चाहिए। राइट साइड को सारे कॉलम खाली छोड़ दिए। हाँ सर, कोई कंपलसरी थोड़ी है इसमें। अगर उसका कोई कॉलम नहीं है तुमने नहीं डाला। हाँ, नहीं सर, मान लो आपकी कोई सैलरी पे की है तो वहां पे खाली तो आएगा सारा का सारा। 1 2 3 4 सेम यही चीज हम पेट्रोल डीजल में कर सकते हैं। बिल्कुल है, कर सकते हो सर, ये भी एक अच्छा है ओपिनियन आपका। क्योंकि जो बाकी जो 4 कॉलम है उसमें वो कहीं भी फॉलो नहीं करता, जब फॉलो नहीं करता तो हम नहीं डालेंगे। नहीं नहीं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप छोड़ दो, एक्सपेंस डाल के वहां पे खाली छोड़ दो बस, है ही सर नहीं उसको कहीं। फिर एक्सपेंस में भी क्यों डाला जाए? टोटल सर एक्सपेंडिचर डालना पड़ेगा सर वहां, उसमें सर वो तो डालना पड़ेगा ना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर है। एक्सपेंडिचर वर्ड यूज किया हुआ है सर, उसमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सर इसमें एक पॉइंट और है कि पेट्रोल डीजल जो भी परचेज होता है पेट्रोल पंप से होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी में। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो ऑयल भी सेल करते हैं, ऑयल टैक्सेबल है। ठीक है सर। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये क्लॉज ये नहीं पूछ रहा है कि टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसका पर्पस ये है कि बाइफरकेट करे कि एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है या नहीं है। तो उस अगर एंगल से देखें तो पेट्रोल डीजल जो आप खरीद रहे हो, जिस एंटिटी से खरीद रहे हो वो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में। ओ भाई सर, आपने यार ये एक नया बाउंसर मार दिया यार, ये सोचा ही नहीं था। नहीं, बट एंटिटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ट्रांजैक्शन है कि ट्रांजैक्शन भी नहीं सर, पर वो ये exempt है। टैक्स नहीं पूछ रहा है कि टैक्स पे हुआ है कि नहीं हुआ या क्या है। अगर आप इसका मेन हाँ, हेडिंग देखोगे ऊपर, टैक्स नहीं पूछ रहा सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इसमें तो सर ये भी चीज है कि मान लो आपने टैक्स पे नहीं किया सर अगर बिल्कुल प्लेन रीडिंग करें तो ये अपन रजिस्टर्ड एंटिटी से ही खरीद रहे हैं पेट्रोल डीजल, तो उस हिसाब से ये कॉलम नंबर 5 में जाना चाहिए। अरे सर, मतलब कि कमाल हो गया सर। देखो ना भी ये क्लोज के अभी तो देखो आप 3 बताए, अभी तो 50 व्यू और निकल के आएंगे इसके। सर इसमें प्रॉब्लम सारी निकल के आ रही है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे बन रहे हैं, जो हमने क्रेडिटर्स के अकाउंट बना रखे हैं, उसमें जहां हमें इनपुट नहीं मिलता वह हमें उन अकाउंट्स का ये नहीं पता कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, और है तो कंपोजिशन में या रेगुलर में है। बस वो मास्टर्स बने हुए नहीं है तो ये रिपोर्ट नहीं बन पा रही है, और वो बनाना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक बात है सर। सर इसमें एक क्वेश्चन और है, हालांकि वो मेरे को लगता है क्वेश्चन गलत है। वो जो 44 के हेडिंग है ना, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, ये जो एंटिटीज की बात कर रहा है वो एसएससी की बात कर रहा है या एसएससी जिनसे परचेज कर रहा है उनकी बात कर रहा है? जिनसे परचेज कर रहा है वो। अच्छा, उसको पढ़ के ऐसा नहीं लगता। कौन सी सर, कौन सी बोल रहे हो? ये वाली जो हेडिंग है, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी। सर यहाँ ये बात मतलब आपकी माननी पड़ेगी कि इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन सर मुझे जहां तक लगता है ये उसकी बात कर रहा है कि जो हमने जिससे सामान लिया, जिससे हमने एक्सपेंडिचर इनकर किया, तो सर एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज, मेरे ख्याल से ये उसकी बात नहीं कर रहा। ये मेरे ख्याल से ये एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंटिटीज नहीं है, एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी है। ऑफ एसएससी, अभी उसने एक्सपेंडिचर किए, उसने किस किस से किए एंटिटीज से, उसकी बताओ डिटेल। सर फिर दूसरे रवि जी, दूसरे मतलब से तो फिर आपको फिर ये कॉलम भरना ही नहीं है सारे। तो बड़ी एम्बिग्यूटी है सर इस क्लोज के अंदर, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एक्चुअली कहना सर फर्स्ट टाइम एप्लीकेबिलिटी है इसकी। तो सर जो मतलब हमारे फायदे का वही मतलब मान लेना चाहिए, वही मानना। तभी तो सर मैंने बोला एक पॉइंट को कि आप वहां पे स्टार लगा के नोट देके आओ ना डिस्क्लेमर का। सर डिस्क्लेमर का अपन क्या 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 दे सकते हैं सर? क्या लैंग्वेज दे सकते हैं सर? डिस्क्लेमर में सर लैंग्वेज कुछ नहीं है, कोई ऐसी लैंग्वेज कर दो कि इट्स सर्टिफाइड बाय द, भाई जैसे कि आप उसमें आप जैसे आप
वहां आप रिपोर्ट देते हैं कि रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड इन सच ए वे दैट जैसे कि हाँ कि मेरे पास कुछ नहीं हुआ तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि ठीक है नहीं है। जैसे कि assessee has not maintained the accounts in such a way that we can identify हाँ, हम पता ही नहीं है कि सही है नहीं सही है, और मतलब कैसे करोगे कोई वो। अब मान लो कंपनियां, आपकी रिलायंस कंपनी है, ले लो मेरे से पैसे 50 करोड़ रुपया, करो ठीक, नहीं हो सकता ठीक, वहां पे कैसे लगेगा पता वहां पे भी किससे किया किससे नहीं किया सर, बड़ा मुश्किल काम है सर ये तो यार। सर बात तो ये है कि एसएससी ने तो दे दिया आपको, वो तो ठीक है, वो तो बाइफर्केट करके दे दिया, आपको सर्टिफाई कैसे करोगे सर? मैं वही तो कह रहा हूँ सर, सर एसएससी का भी तो बड़ा मुद्दा है ना सर, एसएससी को भी तो करना है सर वो रिक्लासिफाई, लेकिन हमको तो सर्टिफाई करना है सर। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ सर, कैसे लगेगा पता है सर, इतने खर्चे होते हैं, इतने छोटी मोटी जो हमारी ब्रांचेज होती हैं उसके इतने खर्चे होते हैं। अब एक बात बताओ, पैन नंबर तो सिंगल ही होता है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट जाती है पैन नंबर के वाइज, और मान लो कंपनी की 100 ब्रांचें हैं अलग अलग जगह है ही सर, बड़ी बड़ी कंपनी की होती हैं, तो पैन नंबर एक है, जीएसटी नंबर 100 है, जीएसटी ऑडिट 100 होंगी, टैक्स ऑडिट 1 होंगी। अब एक एक सिंगल ब्रांच में जाके चेक करके आओ भाई, पूछो फोन मार के तूने कहां से आई थी भाई, तूने केक कहां से मंगाया था बर्थडे का, सामान किससे मंगाया था, कॉम्बिनेशन में था या नहीं था, तूने दाल कहां से ली। अब सर मोस्टली जो स्टोर होते हैं सर अपने, जो इजी डे वाले हो गए, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो वो चलाते हैं डिपार्टमेंटल, दे आर इन द कॉम्पोजिशन स्कीम्स। सर अपन ने भर दिया तो गवर्नमेंट कैसे जांच करेगी सर? वो भी तो नहीं कर सकती वो नहीं, अब कौन सा जांच करती है वो, वही वाली बात, गवर्नमेंट तो काउंटर कर देगी। सर में कितने बाल हैं सर? 1,50,55,832 हैं सर, वो लिख दें और क्या है? कुछ नहीं कर सकता सर वो। सर एक मैं बताता हूँ आपको सर, बात समझेगी, मैं इनकम टैक्स वालों का भी फैकल्टी हूँ, इनकी एक मिनिस्ट्री है अपनी, इनकी एक स्पेशल एकेडमी है NADT, नेशनल एकेडमी ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस। वहां पे जो नए नए ITOs बनते हैं, जो नए जिनका नया प्रमोशन होता है, इवन द IRS ऑफिसर्स, किसी को कुछ नहीं पता होता सर, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। उनको आप ये पूछ लो कि भाई बैलेंस शीट का तो वो एक शब्द भी नहीं जानते सर। मैंने उनको बताया कि भाई तुम कैसे कर रहे हो भाई अभी तक मैनेज, कहते हैं हमको इनकम टैक्स एक्ट आता है। मैं कहा उससे कोई यूज नहीं है जब तक तुम्हें AS इंडियस नहीं आते। तुम्हें क्या पता कंप्यूटेशन के अंदर एक्सपेंस एज पर इंडियस वो एक्चुअली में है या नहीं है, वो नोशनल है या नहीं है, क्या चीज है नहीं है, क्या उसने अकाउंटिंग कर दी, तुम्हें क्या पता, तो कैसे तुम चेक करोगे उस चीज को। तो मुझे इनकम टैक्स वाले बोलते कि भाई अब काम करो, तुमने हमको ये बात बता दी, अब तुम एक हफ्ता इनको AS इंडियस पढ़ाओ। तो मैं इनको एक हफ्ता AS इंडियस ICDS कंप्लीट पढ़ा के आया था, वो भी नागपुर के अंदर जाके। और पैसा कितना पे करते हैं सर वो पता है? 10,000 रुपीज पर आवर, 10,000 रुपया पर आवर पे करते हैं वो बंदे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। अब आप सोच के देखो गवर्नमेंट स्पेंड अच्छे वैकेंसीज पे कितना पैसा कर रही है स्पेंड। और मेरे एक दिन के 6-6 घंटे के सर थे लेक्चर, और मैं गया था एक हफ्ते के लिए। कुछ लोग तो इनकम कंप्यूट करने बैठ गए होंगे यहाँ पे कि यार 10,000 रुपीज 6 घंटे के, एक हफ्ते के कितने होंगे, वो बात नहीं है। बट बात है कि सर गवर्नमेंट अभी ना कस के लेगी सर। मैं सब कुछ, जिस दिन इनकम टैक्स वालों को बैलेंस शीट समझ नहीं आ गई, पढ़नी आ गई, साफ हो जाएंगे अपन लोग। और मेरे को तो मैंने बात की अपने काउंसिल मेंबर से, मैं कहा सर ऐसे ऐसे करके ऑफर आया है, कहता उनको फालतू मत आइए बता के, कहता हमको ही बाद में करेंगे परेशान वो लोग। ज्यादा मत पढ़ाओ सर उनको, ज्यादा मत पढ़ाओ। नहीं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा सर, जो चीज काम की वो पढ़ा रहा हूँ। ICDS की बात करता हूँ सर मैं, कितने ICDS है आपकी आज की डेट में? 10 ICDS है। और सैडली हम टैक्स ऑडिट जो रिपोर्ट का क्लोज है 13 सबसेक्शन E टैक्स ऑडिट का जो 3CD फॉर्म का है क्लोज, उसमें ये बात लिखी गई है कि सर ICDS का इंपैक्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आया व्हाइल डूइंग कंप्यूटेशन, कि कितना हमारा जो है प्रॉफिट वो इंक्रीज हुआ, कितना हमारा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ, वहां पर वो आपको मेंशन करना है एज पर ICDS। आपको एक बात बताऊं सर, मजे की बात बताता हूं सर, आपने अभी तक ये बात नहीं सोची होगी। हम जब कंपनीज एक्ट की वो बनाते हैं बैलेंस शीट AS वाली, जो हम दिखाते हैं परचेजेस, वो क्या दिखाते हैं? इंक्लूसिव ऑफ GST या एक्सक्लूसिव ऑफ GST?
एक्सक्लूसिव दिखाते हैं। सेल क्या दिखाते हैं? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। स्टॉक क्या दिखाते हैं? एक्सक्लूसिव। हम सारा बैलेंस शीट के अंदर करते हैं एडजस्ट। सर टेक्निकली अगर हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अपना P&L बनाए, सर मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग P&L बनाए तो परचेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी शो करनी पड़ेगी अपने को वहां पे, सेल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी शो करनी पड़ेगी वहां पे। आप चार्जिंग सेक्शन को उठा के देख लेना सर, वो बोलता है कि वेदर रिफंडेबल और नॉट वी नीड टू इंक्लूड ऑल द थिंग्स। ये बात पता थी सर क्या आपने? उनके तो सर इन्वेंट्री तक के अंदर जीएसटी इंक्लूड होगा, तभी तो आपको याद होगा 43B की बात करें, तभी तो बोलता है ना कि जो हमने एक्सपेंस पे किया जीएसटी का उसको पहले ऐड बैक कर लो एज पर द कंप्यूटेशन, जो एज पर 43B पे हुआ है उसे माइनस कर दो। अगर ये चीज ना होती सर तो 43 जो भी क्लोज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सर मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप इनकम टैक्स एक्ट का अकॉर्डिंग रिवेन्यू का मीनिंग समझिए। सेक्शन 145A, टैक्स ऑडिट की लिमिट कैसे लेंगे? एक्सक्लूडिंग जीएसटी सर, मेरे अकॉर्डिंग तो, बाकी अपने को आइडिया नहीं है सर। मैंने यही तो बात बताई सर कि आई एम नॉट अ टैक्स कंसल्टेंट, मैं एनडीएस वाला एएस वाला बंदा हूं, क्योंकि आईसीडीएस मेरे स्कोप में आते हैं सर। आईसीडीएस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अभी सर 43 कभी सर आपने सर ये बात सर आपको ये थी पता या नहीं थी कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर सेल एक्चुअली में शो की जाएगी तो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आएगी। तो 100% देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड कंपनीज एक्ट इन द सेल परचेज ऑफ स्टॉक। बिना सोचे समझे आपको ये बात बोल रही है, हाँ भैया डिफरेंस तो आएगा, वो बाद की बात है कि वो डिफरेंस जाके मैच हो जाएगा आपका P&L में, क्योंकि वहां पे जाएगा P&L में आपका जीएसटी पेड एज पर इनकम टैक्स के अंदर। कंपनीज एक्ट में इसकी एंट्री कहां पे हो रही है? कंपनी एक्ट में इसका इफेक्ट जा रहा है बैलेंस शीट के थ्रू। इनकम टैक्स में इसका इंपैक्ट कहां जा रहा है? इसका जा रहा है P&L के थ्रू। सर ये जब मैंने भी फर्स्ट टाइम आईसीडीएस नए थे पढ़े तो मेरा भी मैं हो गया था पागल। मैंने 15-20 बंदों से पूछा था, मैं कहा यार ये पॉसिबल नहीं है चीज कि कैसे सेल को वो एज पर वो दिखा सकते हैं कहते, बट नहीं टेक्निकली दिखाना पड़ेगा। आप चीज देखो आप, तो टेक्निकली आईसीडीएस के अंदर तो पहला फर्क यही आ गया। लेकिन एक गेम हो रहा है, जितनी अमाउंट से प्रॉफिट डिक्रीज होगा उतनी अमाउंट से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट जाएगा 0 बटा सन्नाटा। लेकिन टेक्निकली फर्क है सर, दोनों के अंदर फर्क है। एक आईसीडीएस में एक और फर्क है सर, दैट इज इन द रिवेन्यू। फॉर एग्जांपल सर आपका काम है एक कॉन्ट्रैक्ट का काम है, आपका आपकी कंपनी का आपका जो भी आपका है क्लाइंट, वो क्लाइंट काम करता है सर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्लाइंट काम कर रहा है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और आपके पास एक काम आया कि सर आपकी कंपनी है वो करती है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की, एक कंपनी की आपको 2 मंथ की एसी की मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। You have allotted a maintenance contract of 2 months of AC repair and services. That is क्या सर, ये क्या बन गया? That is सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। क्या वो काम करना है उसकी? अब सर ये बन गया 60 डेज का। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ 1 मार्च को, ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया 1 मार्च 2022 और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होगा कब? 31 मई 2022 को। 60 दिन हो गए सर, 2 मंथ में 60 दिन हो गए। अब कंपनीज एक्ट के अंदर इनकम क्या आएगी बताओ? अगर 40,000 रुपीज का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है तो कंपनीज एक्ट के अंदर कितने अमाउंट की वो आएगी, इनकम आएगी? हम जब अपनी बैलेंस शीट जब इस साल की कंपनी की बनेगी, इनकम स्टेटमेंट बनेगी 31 मार्च 2022 की, तो क्या आएगा यहाँ पे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर 20,000 आएगा या नहीं आएगा सर?
आएगा आया बताओ सर। आएगा आएगा सर। एक्रूल बेस है सर, आएगा। और इसके लिए कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे 5000 रुपीज। ये तो हो गया एज पर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, आपने इस पे एस लगा दिए। अब बात आती है सर कंप्यूटेशन की, अब बात आती है कंप्यूटेशन की इनकम टैक्स की। आपने इसका यहां से था प्रॉफिट, नेट आपका प्रॉफिट आफ्टर करके 2 लाख रुपए, 2 लाख यहां पे आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सर आपको बनानी है कंप्यूटेशन, यहां लग गया आईसीडीएस, कौन सा रिवेन्यू वाला। अब वो आईसीडीएस क्या बोलता रिवेन्यू वाला, आईसीडीएस ये बोलता कि अगर किसी कंपनी का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई कंपनी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो चुकी है और वो कॉन्ट्रैक्ट है लेस देन 90 डेज का, और वो कॉन्ट्रैक्ट है लेस देन 90 डेज का, क्या बोल रहा हूं, और वो कॉन्ट्रैक्ट है लेस देन 90 डेज का, तो इसकी इनकम उस साल बुक की जाएगी जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। when the contract is actually completed, उस साल इसकी पूरी इनकम बुक की जाएगी। अब एज पर कंपनीज एक्ट तो अपना लग गया, एएस लग गया रिवेन्यू वाला, एएस जो भी लग गया, और साथ में आपका लग गया हमारा एक्रूल बेस लग गया। तो सर इनकम टैक्स की 31 मार्च 2022 वाली कंप्यूटेशन के अंदर जो आपने ऐड किया था इनकम, उसको माइनस करनी पड़ेगी, माइनस इनकम 20,000 रुपए की, और जो एक्सपेंस थे 5,000 रुपए के जो पहले आपने खर्चा लिया हुआ है उसका अभी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो ऐड करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली एज पर आईसीडीएस, एज पर एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट आपको टैक्स पे करना है 2 लाख प्लस 5,000, 2,500 माइनस 20 185 पे। और अगर मैं 31 मार्च 23 की बात करूंगा एज पर कंपनीज एक्ट, उसने फिर से इनकम ली होगी वो 30 डेज की 20,000 रुपीज, और मान लो उसका खर्चा लगा 3,000 रुपीज यहाँ पे आ गया होगा। और अगर मैं कंप्यूटेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट बनाऊं AY 23-24 की, मतलब 31 मार्च 2023 की, और मान लो उसका है प्रॉफिट यहाँ पे है 4 लाख रुपए, और 4 लाख यहाँ पे आ गया, पता क्या होगा सर, ये 20,000 तो करने पड़ेंगे माइनस, और ये 3,000 करने पड़ेंगे ऐड। लेकिन सर आपको पता है 40,000 की साल आपने इनकम बुक किया एज पर आईसीडीएस, क्योंकि लास्ट ईयर वो कंसीडर नहीं की थी, इस साल वो इनकम बुक हुई है, तो ऐड करो 40,000 रुपए एज पर आईसीडीएस, और माइनस हो जाएंगे 8,000 रुपीज। 8,000 कौन से, 3 तो ये और 5 पहले लगे थे, और जो निकल के आएगा वो आपका होगा एक्चुअल प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। समझ आया या नहीं समझ आया सर ये वाला पॉइंट? बताएं सर, आया या नहीं आया समझ ये पॉइंट? मेंबर्स चैट बॉक्स में बताएं रिप्लाई करके, समझ आया नहीं पॉइंट, या पहले कभी पता था ये पॉइंट ये वाला कि ऐसा भी होता है? सर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और इस तरह के क्यों इस तरह के और क्या क्या है? ऐसा कुछ उसमें स्पेसिफिक नहीं है सर, उसमें स्पेसिफिक एक चीज है फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए, फॉरेन वाला वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो तभी होगा अप्लाई जब कंपनी यूज कर रही है इंडियस। अगर कंपनी एएस यूज कर रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं है। मोस्टली सर आईसीडीएस के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं दैट इज बिकॉज मेनली ऑफ द इंडियस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो कंपनी एएस लगा रही है उनपे आईसीडीएस के बहुत नॉमिनल इम्पैक्ट है, बहुत ही उसका मिनिमम इम्पैक्ट है, लेकिन इन फ्यूचर सर ये सेम एग्जांपल में अगर कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 90 डेज का होता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सेम होता ना, कुछ नहीं करना पड़ता। अगर सर मोर देन 90 डेज होता तो आईसीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं होता। जो सेम एज पर कंपनीज एक्ट ट्रीटमेंट किया है वही एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ट्रीटमेंट होता। ठीक है। तो मोटा मोटी सर आईसीडीएस यही है, और इसमें एक फर्क आएगा आपका, हाँ एक फर्क और आ जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट वाला। गवर्नमेंट ने आपको दिए पैसे 2 लाख रुपए दे दिए मान लो एक साथ, पर एएस बोलता है कि 2 लाख आपको एक बार में लेने,
वो 5 साल में लेने हैं आपको एज पर द अमोर्टाइज मेथड, तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा बस ICDS। अभिनव सर पूछ रहे हैं बोरिंग कॉस्ट। सर मैं आपको पूरी शीट शेयर कर दूंगा। एएस वाले के अंदर मिनिमम इम्पैक्ट है ICDS का, जो इंडियस वाला है उसके अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है ICDS का। मैं आपको पूरी शीट दे दूंगा जो मैंने कंपेयर की हुई है, लेकिन दैट इज आल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियस। अगर मैं मेरी शीट भी दिखाऊं, देखो सर, ये देखो सर, अगर मेरी शीट है तो ये भी क्या है, एएस वर्सेस इंडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस सीट के अंदर भी सर एएस वर्सेस इंडियस की बात हो रही है, तो मैं वही ये बोलना आपसे चाह रहा हूं कि ICDS का मिनिमम इम्पैक्ट है अगर कोई बंदा एएस फॉलो कर रहा है। अगर सर ने बात की रियल जो हमारा है एस्टेट, सर एक बात है मजे की, जो आपका एएस है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो रियल एस्टेट वालों पे एप्लीकेबल ही नहीं होता आपका रेवेन्यू वाला। उसके लिए ICAI का स्पेसिफिकली एक गाइडेंस नोट है फॉर द रियल एस्टेट। लेकिन अगर मैं इंडियस की बात करूं, दैट इज 100% एप्लीकेबल ऑन द रियल एस्टेट डेवलपर। चाहे आप रियल एस्टेट डेवलपर हो, चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा आपको वहां पर। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ सर, इंडियस सीखने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल सीखने पड़ेंगे। चैलेंज मैं कर रहा हूँ, आज आपको चैलेंज करके जा रहा हूँ, इंडियस सीखने पड़ेंगे सर। उसके बिना फ्यूचर हमारे प्रोफेशन का नहीं है। हर जगह आ जाएगा इंडियस, क्योंकि एएस भी अब चेंज हो रहे हैं एज पर इंडियस। तो बेटर है आप इंडिया सीखिए सर। मेरे को कोई डाउट है मेरे से पूछिए। तो मैं आपको मेरा फोन नंबर यहाँ पर अब देके हूं जा रहा, तो किसी को भी कोई डाउट है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए सर, 8708187196, 8708187196। ये मेरा पर्सनल नंबर है सर। मुझे मैसेज करना, कोई भी करना सर। देखो मैं आपसे तो एज में छोटा हूं सर, बट सर मुझे अपना छोटा बच्चा समझ के सर मैसेज कर सकते हो सर, या छोटा भाई समझ के मतलब कि मैसेज कर सकते हो सर। क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है सर कि मैं आपको कुछ कह भी पाऊं, इसलिए सर। एंड अगेन आई रियली थैंकफुल टू द अलवर ब्रांच ऑफ द ICAI चेयरमैन साहब, CP चेयरमैन साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे सिकासा चेयरमैन, हमारे रिस्पेक्टेड ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स। आई रियली थैंकफुल कि आपने मुझे टाइम दिया कि मैं अपने व्यूज रख सकूं वहां पे। और एंड आई एम ओपन टू द फीडबैक, जो भी आपका फीडबैक रहा। इस सेशंस के अंदर हमने 2 घंटे कंटिन्यू बात की, आपस में डिस्कशन किया, बहुत सारी बातें हमने की डिस्कशन। सो रियली थैंकफुल टू सर, रियली थैंकफुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार सेशन रहा सर। और अब मैं सेक्रेटरी साहब से निवेदन करूंगा कि प्लीज वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू राजेश सर। कार्तिक जिंदल सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। आज आप हमारे साथ सेकंड टाइम जुड़े हैं। फर्स्ट टाइम आप फिजिकली अलवर आए थे, और आज सेकंड एसोसिएशन आपसे हमने वेब कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम आपसे कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन। बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक आपने कवर किए, कारो से रिलेटेड, न्यू फॉर्मेट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी से रिलेटेड, क्लॉज 44 जो आजकल सारे CS की बिल्कुल दुखती रग बन गया है, उसके ऊपर, ICDS के ऊपर। तो बहुत अच्छा डिलिब्रेशन रहा आज का। और इतनी छोटी एज में, 24 ईयर्स की एज में आपने जो एक्सपर्टीज गेन करी है वो डेफिनेटली काबिल तारीफ है। तो हम चाहेंगे कि आपसे फ्यूचर में भी एसोसिएट करें, और बहुत सारे इवेंट्स आपके साथ जरूर करें हम। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेंबर्स का जो आज इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़े। हमारी मैनेजमेंट कमेटी, राजेश सर, सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, शानदार। थैंक यू।